तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में। लेकिन भाई एक बात बता देता हूं, आज इस पूरी क्लास में हम ज्यादा फोकस करेंगे कि भैया कैसे न्यूमेरिकल आएगा और उसको कैसे टैकल करना है, मतलब उसको कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिख करके आना है, क्या गलती नहीं करनी है और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जितने आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे उनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आपके सामने कोई नया भी प्रश्न आए ना तो उसको बड़े आराम से आप लोग उसको कर ले। और बाकी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कोई भी प्रश्न नया लगे ही ना, आपको ऐसा लगे कि अरे भाई ये तो मैं कर ले जाऊंगा, अरे ये तो मुझे आता है, और ऐसा ही फील मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो एक बार सारे बच्चे जितने भी हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं, मुझे बताइए क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और क्या हमारे प्यारे बच्चे इस क्लास के लिए तैयार हैं। बच्चों, एक बात बताना चाहता हूं कि आज जब मैंने देखा ना कि ये क्लास स्टार्ट होने के पहले 4,500 के आसपास बच्चे वेट कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे। चलिए तो फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि बच्चों बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है और ना हमारे पास समय बचा ना आपके पास समय बचा। तो भैया शुरू करें फिर हम लोग, चलो। तो मैं देखो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो भैया अब मैं इनको फटाफट से डिस्कस करना शुरू करता हूँ। बच्चों हमारे दो चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर हमारे पास में है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि प्रकाश वाला चैप्टर है। और एक और हमारे पास चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। क्या नाम है? विद्युत। विद्युत नहीं होता है, विद्युत, राइट। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे विद्युत। अब बच्चों दो चैप्टर है हमारे पास। अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल्स ही मिले फिजिक्स में, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मिले ना और अलग से न्यूमेरिकल्स ही मिले। तो ऐसे में हमें बहुत आराम से चीजों को समझना होता है। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं। पहले मैं फटाफट से फॉर्मूला डिस्कस करता हूं, है ना। फटाफट से कुछ फॉर्मूला लिखता हूं और फिर आगे मैं बात करूंगा, जैसे जैसे सवाल आता जाएगा मैं फॉर्मूला बताता जाऊंगा। ठीक, तो बच्चों चलो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों प्रकाश की, तो इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो होता है हमारे पास पहला फॉर्मूला कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अब बच्चों आर क्या होता है और एफ क्या होता है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो कि एफ क्या होता है। एफ होती है हमारे पास फोकस दूरी, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये फोकस दूरी कहाँ से नापी जाती है? तो ये फोकस दूरी नापी जाती है बच्चों कहाँ से? हम लोग अगर दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण के ध्रुव से, और अगर लेंस के बारे में बात करें तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। ओके, चलो आर क्या होता है सर? आर होती है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, है ना। आर क्या होती है सर? ये होती है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के लिए ये हो जाएगी हमारे पास वक्रता त्रिज्या, समझ गए। फिर उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग? लेंस फॉर्मूला, यानी कि लेंस सूत्र। अब ये लेंस सूत्र क्या होता है? और एक होता है हमारे पास दर्पण सूत्र। हमारे पास दो सूत्र होते हैं और इनको बहुत अच्छे से समझना। बच्चों जो लेंस सूत्र होता है उसमें होता है 1/, स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। अगर ऐसा लिख कर आए टीचर ऐसे काटेगा, 0 नंबर देगा। ओ माय गॉड, ऐसा होता है सर? ऐसा ही होता है, क्योंकि यहां पर v होता है और यहां पर u होता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है जब तुम बोर्ड के एग्जाम में इसको लिख करके आते हो। इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जितनी चीजें आपको बताऊं बहुत ध्यान से समझ रहे हो और अच्छे से करके आना। तो सर 1/v हो जाएगा माइनस 1/u हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, समझ गए। फिर उसके बाद बात करें दर्पण सूत्र की, तो सर हमारे पास दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/ हमारे पास v होता है और प्लस में 1/u होता है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में अगर आप u यहां लिखोगे और v यहां लिखोगे तो टीचर नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्लस में है ना, तो हम प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। वैसे आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों सीधे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जो f होती है इसमें, ये जो हमारे पास f दिख रही है हमारे पास फोकस दूरी होती है, ये हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये हमारे पास जो होती है वस्तु की दूरी होती है, ये भी वस्तु की दूरी है, ये भी प्रतिबिंब की दूरी है, और ये हमारे पास फोकस दूरी है। तो ये बातें तो क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब सीधी बात करते हैं कि सर अब जैसे v होता है तो अब ये कब प्लस में होगा, कब माइनस में होगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल करने बैठे ना तो हमसे गलती ना हो। बोलो चाहते हो ना कि न्यूमेरिकल करने बैठे तो गलती ना हो?
इसलिए बस एक बात बोलूंगा कि एक बार फायर वाली इमोजी के साथ मुझे बता दो, हाँ जी सर आवाज आ रही है, बहुत बेहतर तरीके से आ रही है। और दूसरी चीज मुझे ये बता दो कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत अच्छे से लिख करके बताया जाए कि कब v हमारा माइनस होगा, कब प्लस होगा। और बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो ऐसे में हम लोग बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत शॉर्ट में भी हम बात करेंगे, लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। चलो तो बच्चों, अगर हम बात करें किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस के बारे में, अब चाहे वो हमारा अवतल हो और चाहे वो हमारा उत्तल हो, यानी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, ठीक। तो इसमें जो f की वैल्यू होती है ना, ये जो u होती है, u हमारे पास ये भी माइनस में ही होती है हमेशा। ये क्या लिखा सर आपने, ये क्या लिखा, ये लिखा निगेटिव अर्थात ऋणात्मक। तो हिंदी में ऋणात्मक लिखने से अच्छा है कि ऐसे माइनस लगा दो, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। और यहां पर भी क्या हो जाता है, निगेटिव, यानी u की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव। अच्छा गुरुदेव ऐसा होता है, हाँ। और अवतल में बात करें तो f की वैल्यू निगेटिव होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, चाहे लेंस हो और चाहे दर्पण हो। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं v के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग मेन पॉइंट बात करते हैं v के बारे में। अब यहां v में खेला है भैया, v में खेला है। अब क्या खेला है सर, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे क्या। चलो देखो, अगर बच्चों हम बात करें किसी एक दर्पण के बारे में, जैसे मान लो हमने बात कर लिया ये अवतल दर्पण के बारे में, है ना। तो अगर हम लोग अपनी वस्तु को इधर रखेंगे तो सर माइनस में होगा, क्योंकि बाईं तरफ हमेशा माइनस होता है, ठीक। और जब उस तरफ जाते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है, तो इसीलिए u की वैल्यू हमेशा माइनस होती है। चलो तो मान लो अगर दर्पण के लिए कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो सर वो तो इधर ही बनेगा, वो तो इधर ही बनेगा। इसका मतलब है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना तो v की वैल्यू माइनस में होगी, है ना। तो बच्चों v की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में होगी। तो ये कब होगा, जब कोई भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए। जब कोई हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो सर वो ऋणात्मक होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा सर, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा सर, ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर यही चीज आभासी प्रतिबिंब बन गया तो कैसा होगा, अगर आभासी प्रतिबिंब बन गया तो आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होगा सर, तब तो धनात्मक होगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है सारे बच्चों को। अब हम बात करते हैं उत्तल की। अब उत्तल दर्पण क्या करता है भैया, उत्तल दर्पण तो हमेशा जो होता है वस्तु कहीं भी रख दो प्रतिबिंब यही बनता है, यानी सर ये तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है ना। तो सर उत्तल दर्पण के बारे में अगर बात करें तो सर ये पॉजिटिव रहता है, क्योंकि हमेशा ये क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब यहां पर हमें एक चीज समझ में आई कि ये जितनी बातें हमने अभी करी है, ये बातें हमने किसके लिए करी हैं, ये बातें हम लोगों ने करी हैं दर्पण के लिए। प्लीज मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझना, ये बातें हमने सिर्फ दर्पण के लिए करी हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं लेंस के बारे में बात करूं तो क्या होगा। चलो अब मैं लेंस के बारे में बात करता हूं, बहुत प्यार के साथ समझना बच्चों, बहुत प्यार के साथ। मान लो हमारे पास एक उत्तल लेंस है ना, और ये इसका मुख्य अक्ष है। बच्चों अगर मैं वस्तु को यहां रखूं तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा ना लेंस में, तभी तो वास्तविक बनेगा ना, तभी तो वास्तविक बनेगा ना। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें किसी लेंस की, अगर हम बात करें किसी भी एक लेंस की, तो याद रखना लेंस में जो हमारा v का वैल्यू होगा वो v का वैल्यू कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, यानी धनात्मक कब होगा। v का वैल्यू धनात्मक कब होगा, v का वैल्यू धनात्मक तब होगा, v का वैल्यू धनात्मक तब होगा जब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। तब जाकर के हमारा v का वैल्यू कैसा होगा, प्लस का होगा। अब चाहे वो हमारा अवतल के लिए बनाए और चाहे उत्तल के लिए बनाए, लेकिन सर अवतल लेंस तो बनाता ही नहीं कभी भी प्रतिबिंब। कैसा नहीं बनाता है भैया, कैसा नहीं बनाता है प्रतिबिंब अवतल लेंस, सर वो कभी वास्तविक बनाता ही नहीं है। तो अवतल की तो टेंशन ही नहीं है तुम्हें, है ना। तो सर हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें और हमारा लेंस के लिए अगर हम v के बारे में बात करें तो सर ये ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक तब होगा जब ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा होगा। अब भैया लेंस हो चाहे दर्पण हो, ये बातें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि यहां पर हमें दिख रहा था कि धनात्मक होगा तो आभासी होगा, यहां पर उल्टा हो गया। क्या क्लियर है सारे बच्चों को इतनी बात,
स्क्रीनशॉट ले लो और मैं कहता हूं कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन लेंस और दर्पण सूत्र पे नहीं आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो यहां पर, इससे भी बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो एक बार फटाफट से बताओ, क्या ये चीजें क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट में बात किया मैंने, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से देखो। नहीं तो यही चीज मैंने 1 घंटे में पढ़ाई थी पिछले साल, है ना, मतलब अभी पिछले महीने में, राइट। तो एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर हो गई इतनी बात? बन गया शॉर्ट नोट? चलो अब सीधे बात करते हैं, फिर उसके बाद जो जो सवाल आते जाएंगे उसके उसके हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करते जाएंगे, ठीक। चलो देखो भैया, पहले एक बात करते हैं कि आपका बोर्ड का एग्जाम है 18 तारीख को, और 18 तारीख को बोर्ड का एग्जाम है। तो एक सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर जो कि हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपकी प्यारी दिव्यांशी मैम आज ये वाली क्लास कर चुकी हैं। शाम को ये वाली क्लास आज लाइव होने वाली है। सारे बच्चे इस क्लास में 6 बजे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहां पे व्याकरण का समापन हो जाएगा, समझ गए। और फिर कल सवेरे 10 बजे और फिर कल सवेरे 6 बजे। इस टाइम टेबल को सारे बच्चे फॉलो करना, इस समय पर बहुत अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करना, ओके। चलो भाई, तो पहला सवाल हमारी नजरों के सामने है और मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में एक बार आग के साथ इसका आंसर लिखा जाए। चलो भाई फटाफट से देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करके बता दो जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 18 है। सारे बच्चे आंसर करोगे, बताओ क्या आंसर होगा जल्दी से। देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या बराबर, क्या जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है फोकस दूरी को। वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? r बराबर हमें दिया गया है 18, ठीक है, ये हमें दिया गया है कितना? 18 सेंटीमीटर। और हम चाहते हैं कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फोकस दूरी। तो मैंने लिखा कि फोकस दूरी बराबर r/2 लिख दिया मैंने, समझ गए। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि r की वैल्यू तो 18 है और 18/2 कर दिया और आंसर हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। किसको लगता है कि जो आंसर हमने निकाला है वो 100% सही है? ओ बाबू, गलती हो गई तुमसे। हाँ, मैं जानता था कि आप 9 सेंटीमीटर ही लिखोगे। इसका आंसर होगा -9 सेंटीमीटर। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात अवतल की कर रहे हैं और अभी हम सीख करके आए हैं कि अवतल के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसलिए यहां पर माइनस, यहां पर हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और यहां पर भी माइनस, समझ गए। अतः इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारे पास -9 सेंटीमीटर हो गई। बढ़िया ना, कितना आराम से समझ में आ गया। चलो भाई आगे आ जाओ। अगला सवाल देखो हमारे पास क्या लिखा है, फटाफट से बताओगे और देखोगे क्या आंसर होगा, मुझे भी बताओ। देखो कह रहे हैं एक ऑटोमोबाइल, भाई मैं बार बार बोल रहा हूं ये एक ऐसा प्रश्न है बेटा जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न 2020, 2022, 2023, 2024 लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? इसमें क्या खास है? इसके पीछे एक टैग लगा हुआ है और वो टैग है एनसीईआरटी का, इसीलिए खास है। पहले समझो प्रश्न क्या कह रहा है। ऑटोमोबाइल यानी बात हो रही है गाड़ी की, मोबाइल की नहीं, है ना। पीछे का दृश्य देखने के लिए उसमें उपयोग होता है उत्तल दर्पण। चलो एक एमसीक्यू तुम्हारा यहां से कंफर्म हो गया कि जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं और जो पीछे की चीजें देखते हैं तो हम लोग एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, है ना बच्चों, समझ गए ना। तो सर हम समझ गए कि एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा है। उसकी वक्रता त्रिज्या 3 दे रखी है, कितना? 3 मीटर। तो भैया बाबूजी सबसे पहले अपन लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि दिया है r बराबर 3 मीटर। सर वहां तो 3.00 लिखा है, आपने 3 क्यों लिखा? भैया 00 का वहां कोई मतलब ही नहीं है, बस वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सर आर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? कह रहे यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी सोचो, इमेजिन करो कि ये जो है शिवम सर की गाड़ी है, ठीक है, ये शिवम सर अपनी गाड़ी को ऐसे चलाते हुए जा रहे हैं ऐसे, और इसमें साइड में एक मिरर लगा हुआ है जो कि पीछे देखने का काम कर रहा है, पीछे दिखाने का काम कर रहा है। पीछे से एक बस आ रही है, वो बस इस दर्पण में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो दर्पण यहाँ पे दिख रहा है और जो तुम्हारी गाड़ी है, दर्पण का काम कर रहा है, गाड़ी वस्तु का काम कर रही है।
समझ गए सर? हम बहुत अच्छे से समझ गए। क्या समझ गए? कि अब हमें 5 मीटर की दूरी, सर ये तो u की वैल्यू दी गई है और सर 5 मीटर लिखेंगे, लेकिन u तो माइनस में लिखते हैं, माइनस हो जाएगा। फिर क्या करें? कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति बता दो, यानी प्रतिबिंब कहां पर है, यानी v की वैल्यू पूछिए। उसकी प्रकृति बता दो, यानी वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, ये बता दो। फिर उसके बाद पूछा गया है कि भैया इसका साइज यानी कि उसका आकार भी बता दो। तो चलिए करते हैं हम लोग इस प्रश्न को। तो देखो जरा कैसे करोगे। सबसे पहले हमने यहां लिखा हल, और बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोकस दूरी वाला, क्योंकि फोकस दूरी हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें दर्पण का सूत्र लगा पाएंगे। तो सर फोकस दूरी F इज इक्वल टू R/2 होता है, और R की वैल्यू सर 3 है और ये 3/2 हो गया, यानी F की वैल्यू इतनी आ गई। सर क्या अब हम इसको डिवाइड करके 1.5 लिख लें? क्यों करोगे? अभी हमारा मेन आंसर थोड़ी ना निकला है जो हमें दशमलव में निकालना पड़ेगा, है ना। चलो तो अभी हम लोग क्या करें, अब हमने लगाया दर्पण सूत्र। अब कुछ लोग ना क्या करते हैं कि यहां पर आप हैबिट नहीं डालते हो अपनी, यहां पर दर्पण सूत्र लिखें। अगर नहीं डालोगे तो आगे चल करके आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि भैया आप ये हैबिट पड़ेगी और ध्यान नहीं दोगे कि दर्पण का फॉर्मूला लगाएं या लेंस का, और पेपर में गलती करके आ जाओगे, इसलिए यहां पर लिखना जरूरी होता है। तो सर ये हमारे पास आ गया दर्पण, और दर्पण के लिए प्लस होता है सर हमारे पास, ये देखो 1/f, f की वैल्यू कितनी दी गई है सर 3/2, तो सर ये 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सर 1/v, यही तो निकालना है, और सर u की वैल्यू कितनी है सर -5। ठीक, अब इसको पलट दो, सर ये कितना हो जाएगा 2/3, तो सर ये हो जाता है हमारे पास 2/3 हो गया ना। देखो 2 ऊपर चला गया, और सर देखो प्लस माइनस माइनस है, इधर आके फिर से क्या हो जाएगा सर, फिर से प्लस हो जाएगा। तो सर यहां पे आने के बाद ये फिर से प्लस हो गया, यानी सर 1 कितना हो गया 5। ठीक, और सर इधर बचा हमारे पास 1/v। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। 3 और 5 कैल्शियम लेने के बाद कितना आएगा 15, 3 पची 15, तो 5 आया, 5 को 2 से गुणा कर दिया, 5 तिया 15, सर इसको 1 से गुणा हो जाएगा, इसका 1/v। सर यहां से आया 10, यहां से आया 3, यहां से आया 15, और ये आ गया 1/v। यानी गुरुदेव देखो ये आ गया 13/15, और फिर उसके बाद 1/v, है ना। अब इसको उल्टा कर दो, तो सर अगर हम देखो उल्टा करेंगे, देखो इसको इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 13v, और 15 एक कम 15, अब ये 15 को नीचे भेज दो, तो सर v बराबर आ गया 15/13। ये बात सभी को समझ में आ गई कोई? अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 13 और हम 15 को भाग दे देंगे। सर 13 कम 13 हो गया, 2 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, फिर 13 कम 13, फिर से 7 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ा लो, तो कितना हो जाएगा 13 पची 65 हो जाएगा, सर 5 बार में जाएगा, तो सर v इज इक्वल टू आ गया 1.15 इतना मीटर। बोलिए क्या समझ में आई इतनी बात? बताओ, बढ़िया। सर क्या हम 15/13 छोड़ के आ सकते हैं? छोड़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन जब आप फाइनल आंसर निकालें और जब इन ऐसे सवाल कर रहे हो तो वहां पर आप डेसिमल में निकालने की कोशिश जरूर करें, आप फ्रैक्शन में मत छोड़ें जब आप दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र पर क्वेश्चन लगा रहे हो। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे से। चलो भाई, तो ये बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई, है ना, सारे बच्चों को समझ में आ गई। चलो भाई अगले सवाल पे आए क्या? मतलब नहीं, अभी तो मैंने बताया है इसकी स्थिति, तो इसको लिखोगे कैसे? कैसे लिखेंगे सर? चलो मैं बताता हूं ना। तो मैंने लिखा कि अतः 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 हम बोल सकते हैं क्या? अतः वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बहुत अच्छे से समझना, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण से कितना दूर बनेगा? दर्पण से 1.15 मीटर दूर बनेगा। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गई, है ना। दूर बनेगा की जगह पे दूर होगी, है ना, तो ये ऐसे लिख लो, दूर होगी। ओके, अच्छा, अब हमारे मन में एक डाउट आया। क्या डाउट आया? कि सर ये v का आंसर जो प्लस में आया है, तो अब मुझे बताओ v का आंसर देख के कैसे पहचानेंगे कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है या फिर वास्तविक है? कैसे पहचानेंगे सर? कुछ ट्रिक है आपके पास? बिल्कुल है। चलो देखो, कौन सा दर्पण था? उत्तल ना, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। अगर बच्चों
हम लोग अपनी वस्तु को यहां रखते हैं और आंसर जो हमारे पास v का मिल रहा है तो वो कितना आ रहा है 1.15। तो सर जाहिर सी बात है कि अगर इधर है तो ये कैसा बन रहा होगा, प्लस में बन रहा होगा। ठीक, तो सर जब कभी भी ये प्लस में आए तो सर हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा दर्पण के केस में। ठीक, तो और लेंस के केस में वास्तविक हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी। सर प्रकृति होगी हमारे पास यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और बच्चों आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब तो सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। तो सर इसका मतलब है कि आभासी के साथ सीधा होगा। बताइए क्या समझ में आ गई इतनी बात, कुछ सोचना समझना है क्या, नहीं ना। कितना आसान था सब कुछ, कितने आसानी से हो गया, कठिन लगा ही नहीं तनिक भी। बस केवल हमें इतना देखना है कौन सी वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बात खत्म। ऐसे तो करना है। बोलो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका 25 तारीख की सवेरे सवेरे, मतलब 25 तारीख की सुबह सुबह जब आपका साइंस का पेपर होगा तो उसमें क्वेश्चंस कहां से बनेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले इसका साइज बता देता हूं और फिर मैं बताता हूं कि इस बार तुम्हें कौन से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक, और मैं वो 18 तारीख के पेपर के बाद तो समझ लो 100% गैस कर लूंगा कि तुम्हारा पेपर कैसे बनेगा। दाढ़ी के बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना बुढ़ा हुआ हूं। सुने, चलो आगे देखो। सर उनको बुढ़ा मत बोलो सर, आप यंग हो। नहीं भाई तुम मुझे बोल लो। सर ये क्या निकालते हैं, सबसे पहले साइज निकालते हैं। तो सर साइज निकालने के लिए तो मुझे यहां पर वस्तु का साइज दिया होना चाहिए। अब क्या करें सर, साइज कैसे निकालें। तो जब कभी भी वस्तु का साइज ना दिया हो और साइज पूछ लिया जाए तो आवर्धन ज्ञात करते हैं। सर ऐसा ही होता है, क्योंकि आवर्धन बताता है कौन सा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और कौन सा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। देखो कैसे दांत निकाल रहे हैं सब। चलो भाई, तो अब यहां तक देखते हैं। तो सर हमने लिखा कि m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है v अपॉन यू। लेकिन सर ये फॉर्मूला तो दर्पण का नहीं होता है, तो लेंस का होता है। माइनस लगाओ इसके आगे, तब जाके ये दर्पण का बनेगा। समझ गए ना। चलो तो सर अब v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू सर ये वाली लिखे कि ये वाली, अब कोई भी लिख लो, आंसर तो दोनों सेम है। तो ये 15/13 है तो यही ना। तो सर 15/13 लिखना ज्यादा आसान होता है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। और सर वी यू की वैल्यू कितनी है सर, वो सर हमारे पास 5 है। अब देखो जरा ध्यान से, माइनस माइनस खत्म, 15/13 और गुणे में कितना 5। सर 5 एकम 5, 5 3 15। m की वैल्यू कितनी आ गई 3/13। तो सर अब 3/13 हो गई ना, तो सर m की वैल्यू कितनी हो गई 3/13। सर कैसे भाग देंगे, 13 लिखेंगे और 3 से भाग देंगे, टीचर काट के 0 नंबर दे देगा। भाई हमेशा हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं इससे जो नीचे होता है ना। समझ गए। तो सर हम क्या करेंगे, हम 13 को भाग देंगे, 13 से भाग देंगे किसको, 3 को। सर दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 13 दूना कितना हो गया 26, 4 बचा, 13 3 कितना हो गया 39। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 0.23, ये आ गई। अब मुझे बताओ ये मान जो तुमने देखा है यहां पर 0.23, ये क्या बता रहा है, बताइए। ये 0.23 क्या बता रहा है। पहले तो मैंने देखा, मेरा आंसर तो हो गया यहां तक, बस मुझे इतना ही लिखना है। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूं और बहुत प्यारी सी बात को समझना। अगर कभी भी आपके m की वैल्यू, कभी भी आपकी m की वैल्यू 1 से छोटी दिख जाए, आपकी m की वैल्यू 1 से छोटी, सर ये 1 से छोटी है और क्या, ये 0 है ना, 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा दिख जाए तो याद रखना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये बात आपने लिख दिया यहां पर और यहां लिख दिया कि चूंकि m की वैल्यू 1 से कम है इसलिए प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब टीचर को लगेगा अरे भैया ये तो बहुत बहादुर बच्चा है भैया, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। ठीक, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। हमसे साइज पूछा था तो हमने साइज बता दिया कि भैया प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और बच्चों उत्तल दर्पण तो वैसे भी छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है ना, बोलो समझ गए। अच्छा सर दूसरी चीज मुझे एक बात और बताओ, सर अगर m की वैल्यू हमारी प्लस में आ जाए तो क्या होता है,
अगर m की वैल्यू प्लस में आ जाए तो क्या होता है? अगर m की वैल्यू प्लस में आ जाए, अरे सर इसका मतलब होता है कि ये बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा अगर m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई तो। समझ गए? और सर अगर m की वैल्यू हमारी माइनस में आ जाए, बेटा एक कॉन्सेप्ट नोट करो, तो अगर m की वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या होगा? तो सर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। सर क्या है दर्पण और लेंस दोनों के लिए होता है? हाँ जी भाई, ये चाहे दर्पण हो और चाहे लेंस हो, दोनों के लिए हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, m की वैल्यू निगेटिव है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। क्या ग्रेट, क्या कॉन्सेप्ट मारा है कि अगर m की वैल्यू प्लस में आई थी इसका मतलब ये आभासी बन रहा है। और सर हमको तो पहले से पता है आभासी बन रहा है, इसका मतलब सर m की वैल्यू हमारी प्लस में आएगी। और क्या, ऐसे ही करके आंसर चेक कर लोगे। बोलो समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सर अगर आवर्धन का मान हमारा माइनस में आ गया होता तो हम समझ जाएंगे कि हमारा गलत है। भाई तुम ज्ञानोदय के छात्र हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है पहले से, है ना, कि भैया अगर ये माइनस में आ जाता तो हम बोलते गलत है। ओके, तो यहां तक आराम से इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब अगले सवाल पे चलो क्या? चलो, तो सर यहां पे आ जाओ। अब यहां पे आ जाओ, ये सवाल रहा तुम्हारी नजरों के सामने। क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है। लिखा है हमारे पास कि 2020 में आया, 2022 में आया, पर्दे वाला क्वेश्चन है ना, मैं देख के बता दूंगा। 23 में आया और 24 में आया। क्यों आया ऐसा? सर ऐसा क्यों, इतनी बार क्यों आया? क्योंकि इसके पास भी लगा हुआ है टैग एनसीईआरटी का। ओके, एनसीईआरटी का टैग लगा हुआ है। ठीक, चले तो देखो अभी ध्यान से हमारे साथ में करो। कह रहे 4 सेंटीमीटर साइज का कोई एक बिंब। अरे घुइयो, बिंब क्या होता है? बिंब का मतलब होता है वस्तु, यानी कि सर ये वस्तु का साइज दिया है। सर वस्तु का साइज और वस्तु की दूरी, ये दोनों में अंतर क्या है? आज तक नहीं जान पाए, चलो अब जान लो। मान लो तुम्हारे पास ये है एक कोई भी, क्या सर, ये है कोई एक दर्पण, समझ गए? और अगर मैंने अपनी वस्तु को यहां रखा, मैंने कहा ए लखन काका, ए लखन काका, ये लखन काका को इधर खड़ा कर देते हैं, तो लखन काका जितना भी दूर दर्पण से होंगे ये क्या कहलाएगी? ये किनकी कहलाएगी? दूरी, समझ गए? और ये लखन काका की क्या कहलाएगी? लंबाई, या जिसको आप बोलते हो साइज। तो क्या अब तुम्हें पता चला कि दूरी और लंबाई के बीच में अंतर क्या होता है? समझ गए? चलो तो यहां आ जाओ, इस सवाल को करते हैं। कह रहे हैं कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी बच्चों इस सवाल में मुझे क्या दिया है? मुझे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है वस्तु का आकार। और बच्चों देखो, जितने एग्रेशन में मैं पढ़ा रहा हूं उतने एग्रेशन में इस समय आपको मैम नहीं पढ़ा पाएंगी। उसका रीजन है कि मैम को लगातार 4 दिन बहुत आराम से पढ़ाना है ताकि उनकी आवाज ना जाने पाए। पिछले साल उनकी आवाज चली गई थी, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू नहीं पढ़ाना है पूरा दिन, इसलिए हम तो एग्रेशन में ही पढ़ाएंगे। और जब मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना होगा, साइंस पढ़ाना होगा कंटिन्यू, तो मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा। समझ गए? तो इसलिए अभी मैम की क्लासेस में आप लोग नोटिस करिएगा कि मैम बहुत प्यार के साथ पढ़ाएंगी, और आप समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैम आखिर क्यों बहुत आराम से पढ़ा रही है, ताकि मैम लंबे समय तक पढ़ा सके। तो देखो क्या करें, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी गुरुदेव इस बार इन्होंने फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। तो सर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सर ये कौन सा दर्पण है? अवतल, इसलिए इसको माइनस में लिखो, और ये हमेशा प्लस में ही होता है। ओ कह रहे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा हुआ है, यानी सर ये हमारे पास यू की वैल्यू दे दी। बिंब मतलब होता है वस्तु। कितना सर? 25 सेंटीमीटर। फिर क्या करें? फिर कह रहे दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए। भाई अगर दर्पण से हम पर्दे को रखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम यही तो बोलेंगे कि दर्पण से पर्दे की दूरी के बीच की दूरी जो होती है वो भी कहलाती है। सर वो पेपर वाले के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप बताएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो।
ठीक, अभी बताते हैं इसके बाद। ठीक, तो भाई हमने क्या लिखा, क्योंकि बेटा हमने ध्यान नहीं दिया और हम ये क्वेश्चन पढ़ाने लगे। तो भैया हमें क्या निकालना है, हमें इस सवाल में v निकालने की बात बोली जा रही है कि भैया कितनी दूरी पर हम लोग रखें। फिर कह रहे हैं कि भैया स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। फिर आप मुझे प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता देना और उसका साइज भी बता देना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा कि भैया हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v की वैल्यू। हम दर्पण सूत्र लगाएंगे क्योंकि ये दर्पण है। दर्पण क्या होता है, 1/f बराबर 1/v और सर हमारे पास 1/u। सर f की वैल्यू हमें दे रखी गई है जो कि है -15। फिर उसके बाद v की वैल्यू हमको दे रखी गई है, क्या नहीं दी गई है। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सर u की वैल्यू हमारे पास में, सर u की वैल्यू हमारे पास में है -25। ठीक, सर ये माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में। यानी सर अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/25, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा। और इधर लिखा है -1/15, -1/15। और ये दर्पण कौन सा है, सर ये दर्पण है अवतल, इसलिए यहां पर माइनस लगा हुआ है f की वैल्यू। फिर उसके बाद सर 1/v। सर क्या ऐसा कर सकते थे कि 1/15 हम लोग लिख लेते पहले माइनस का और फिर बाद में प्लस 1/25, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 25 और 15 का एलसीएम ले लो तो सर आएगा 75, पर सर 25 या 75 और ये आ जाएगा हमारे पास इतना, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास v। अब मुझे बताओ हमारे बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं, वाह क्या बात है। ठीक, तो सर हमें समझ में आ रहा है कि भैया हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पता चला 15 बचे कितना होता है 75, सर 1 कितना हो गया, v हो गया। ठीक, अब देखो 3 में से 75 चले गए, सर कितना बचेगा, 2, वो भी कैसा, माइनस का 2/75 बराबर कितना होगा, 1/v। सर v की वैल्यू कैंची गुणा अगर करें या हम ऐसे करें, इसको पलट देते हैं, तो सर -75 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर ये आ जाएगा -37.5, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे किसको, 75 को 2 से, तो सर हमारा आंसर में मिलेगा 37.5। बोलिए क्या बच्चों, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या लिखा कि अतः प्रतिबिंब, अतः पर्दे को, अब जैसे पर्दा क्वेश्चन में लिखा है वैसे यहां भी लिखोगे, एनसीईआरटी में भी पर्दा ऐसे लिखा है। अतः पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर लिखे कि मीटर, क्या दिया गया भैया, मुझे दिया गया सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ध्यान रखना, मात्रक जरूर लगाना। ठीक, तो आई होप ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब मेरी बात को गौर से सुनो। आप फिर सोच रहे होंगे सर आपने यहां तो माइनस लिखा, पर जब आप यहां लिख रहे हो तो आपने यहां पर माइनस नहीं लगाया। भाई देखो, हमें यहां पर भी तो माइनस नहीं दिया था ना, लेकिन हमने फिर लगाया। तो हमें ये जो माइनस का चिन्ह होता है जो यहां हमने लगाया है, वो ये बता रहा है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के बाईं तरफ है, दर्पण के बाईं तरफ है। अभी समझ में आया, दर्पण के बाईं तरफ है, क्लियर, बाईं तरफ है तभी तो माइनस में है, क्योंकि अगर मान लो ये दर्पण है तो इसके इस तरफ होंगे तो सर माइनस में होगा, इसके इस तरफ जाएंगे तो सर प्लस में होगा। तो सर अगर बाईं तरफ बनेगा तभी तो वास्तविक बनेगा दर्पण में। तो सर हम समझ गए कि इसकी प्रकृति जो आ गई वो कैसी हो गई, सर वास्तविक। और सर ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सर वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं हम बहुत सीधे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है ना, पकड़ लिया ना तो खोपड़ी बाल गायब कर देंगे तुम्हारे ठीक है, तो हमने कहा ना वास्तविक और उल्टा। तो सर अच्छे से समझ में आ गया हमको कि अगर माइनस में आया दर्पण में है सर इसका मतलब इस तरफ है तो सर उल्टा ही बनेगा। बोलो सारे बच्चों को क्लियर ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से। चलो सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। चलो अभी आगे चलते हैं। अब मान लो हमसे फिर क्या पूछा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर ये दर्पण है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और सर हम एक फॉर्मूला और भी जानते हैं कि सर दर्पण सूत्र में I/O होता है आवर्धन का। इसलिए अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को मिला दूं, सर एक बात बताओ, पिछले वाले सवाल में जब साइज पूछा था तो आपने आवर्धन निकाला था, लेकिन इस वाले सवाल में आप यहां पे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बेटा उस सवाल में आपको O की वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इस सवाल में तुम्हें O की वैल्यू दी है।
तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना होगा, इन दोनों को लिखना होगा और फिर दोनों को मिला देना होगा। चलिए मैं मिला देता हूं। तो सर माइनस का v अपॉन यू और बराबर में i अपॉन ओ। सर अगर ये i अपॉन ओ इधर और इसको इधर लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, v की वैल्यू कितनी है सर, आपने अभी निकाली, कितनी निकाली हमने 37.5, या हम चाहे तो हम 75/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने कितना लिख दिया 75/2, 75/2 और u की वैल्यू कितनी है सर 25। ये भी क्लियर हो गया सर। सर ये वाली वैल्यू तो माइनस में आई थी, माइनस में हो गया और ये माइनस में हो गया। ठीक, एक ये माइनस इसका और एक ये वैल्यू का माइनस। सर उसके बाद आई की वैल्यू यही तो निकालना है, ओ की वैल्यू 4 है। ठीक, तो देखो माइनस माइनस तो खत्म हो गया पर ये वाला रह गया, इसका मतलब माइनस का 75/2 और गुणे में कितना 25, क्योंकि इसका गुणा हो जाता है। सर उसके बाद आई अपॉन 4, देखो 25 से कम 25, 25 या 75, तो सर 2i और गुणे में कितना आई, गुणे में कितना माइनस का 12, तो i बराबर कितना हो गया माइनस का 12/2, इसका मतलब i बराबर माइनस का 6। बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? i बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर। और क्या हमारे बच्चे एक तरफ से माइनस का 6 सेंटीमीटर लिख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, माइनस का 6 हमारे एक तरफ से बच्चे लिख रहे हैं। अच्छा, अब मेरी बात को जरा गौर से समझना लाला, ए लाला जरा मेरी बात को समझना गौर से। अगर कभी भी आई की वैल्यू कभी भी आपकी माइनस में आ जाए, कैसी आ जाए, आई की वैल्यू कभी भी अगर माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि बनने वाला प्रतिबिंब ऐसे नहीं है, ऐसे है। अगर ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस। इसका मतलब हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर माइनस में आ गया तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी होगा। और अगर ऐसा हो गया कि प्लस हो गया तो सर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और आभासी के साथ साथ सीधा भी होगा। सर हमें कंफ्यूजन हो रही है, कोई ट्रिक बताओ। चलो देखो, अगर मान लो कि आपका प्रतिबिंब ऐसे बना, दर्पण है और आपका प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है, ऐसे, ठीक, तो सर ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। या दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनता है सीधा, तो ऐसे बना लो। ठीक, यानी ऊपर होगा तो सर ये कैसा होगा, प्लस में होगा, और अगर नीचे होगा, मान लीजिए नीचे बनता है, तो सर माइनस में होगा। बोलो समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छे से। सर तबीयत खराब होने की वजह से मेरा बैकलॉग लग गया है, क्या मैं उसे पूरा करूं? बिल्कुल बेटा, अगर समय मिलता है तो पूरा करिए, नहीं तो लाइव पढ़िए चुपचाप। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और एक बात बताना चाहता हूं कि जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वही बच्चे यूपी के टॉप 10 रैंक में आते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है बेटा। और ऐसे केस में हमें ऑनलाइन में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, हमें पढ़ना ही पड़ेगा ऑनलाइन। आप पिछले साल का रिजल्ट उठा के देख लो, इस चैनल से यूपी बोर्ड की दूसरी रैंक पढ़ने वाले जो अभिषेक थे वो यहीं से पढ़ते थे। तीसरी रैंक में कौन बच्चा पढ़ता था, ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, सिमरन दीदी। चौथी रैंक, पांचवी रैंक, छठी रैंक, सब बच्चे यहीं से पढ़ करके निकले हुए हैं, है ना। और यहाँ तक कि आप सच्चाई भी जानते हो कि रैंक 2 के ऊपर जो रैंक आती है वो भी जानते हो, सब बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो तुम्हें अब शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो बच्चे मेरे से काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, एक बार दिल वाली इमोजी के साथ प्लीज उस महीने का नाम लिखिएगा जिस महीने से आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि ज्ञानोदय से कितने ऐसे बच्चे हैं जो महीनों से पढ़ रहे हैं। प्लीज दिल वाली इमोजी के साथ बगल में महीने का नाम लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी देखूंगा। ठीक, बोलो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? सर हमारे पास हमको पता चल गया कि अतः प्रतिबिंब का आकार 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। दिल वाली इमोजी के साथ अप्रैल से पढ़ रहे हैं, फरवरी से पढ़ रहे हैं, अगस्त से पढ़ रहे हैं, जुलाई से पढ़ रहे हैं, दिसंबर से पढ़ रहे हैं, सर सितंबर से पढ़ रहे हैं, अप्रैल वाले बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर नवंबर में चैनल मिला था, नवंबर में, अप्रैल में, जनवरी में, अगस्त में, दिसंबर में, बहुत अच्छा। तो बच्चों बस इतना समझ लो कि तुम अगर अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हो ना आज, बस
तुम्हें आंख बंद करके चुपचाप कह रहा हूं, तुम्हें भरोसा करते हुए पढ़ाई करना है। देखो कितना बढ़िया सवाल था ना, कितना बढ़िया सवाल था। और मैं बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत गौर से सुन लो, अगर तुम्हें यह सवाल बोर्ड के एग्जाम में 100% ना मिले देखता हुआ तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। इस क्लास में ये जो बताया हुआ प्रश्न मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तुम्हें 2026 के पेपर में तुम्हें सेट में रखा हुआ मिलेगा। और फिर तुम देखोगे कि यार सर ने जो बात सच में बोली थी वो बात सही हो गई, सच में सवाल हमारे पेपर में आ गया। चले आगे, चलो अगला सवाल देखो हमारे पास में क्या है, गौर से देखो, फिर लेंस के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखो क्या करें, प्रकाश से 1.5 अपूर्णांक वाली कांच की एक प्लेट में प्रवेश करता है कोई प्रकाश। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है अगर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 × 8 मीटर पर सेकंड है। सुनो बात को, अगर मैं बात करूं अपूर्णांक की, तो हमारे पास अपूर्णांक के कुछ फॉर्मूले होते हैं और मैं बताने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से समझ लेना। ठीक, मैं सारे फॉर्मूले बताने जा रहा हूं और सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक, नोट कर लीजिए, यहीं से सवाल बनेगा। अपूर्णांक के फॉर्मूले, अपूर्णांक का पहला फॉर्मूला, अगर कोण दिए होते हैं तो फॉर्मूला होता है sin I बटे sin R, है ना। अगर अपूर्णांक के फॉर्मूले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता अपूर्णांक के बारे में, सर्च करो अपूर्णांक न्यूमेरिकल, तुम्हें एक वीडियो स्पेशल मिलेगा 1.5 घंटे का, जिसमें तुम्हारा पूरा अपूर्णांक क्लियर हो जाएगा। तुम्हें जिस टॉपिक में दिक्कत है ना, तो सर हमने देखा n बराबर sin I बटे sin R, I क्या होता है आपतन कोण, R क्या होता है अपवर्तन कोण। ठीक, ये हमारा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखो, अपूर्णांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये होता है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बटे में पहले माध्यम का अपूर्णांक। यानी सर इसमें होता है V1 ऊपर, इसमें सर ये नीचे होता है। सर इस तरीके से हमें ये बात भी क्लियर समझ में आ रही है। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक, आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर देखो, अपूर्णांक बराबर होता है हमारे पास C बटे V। सर C क्या होता है, प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल और फिर उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, फिर एक फॉर्मूला होता है अपूर्णांक का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर 1 बटा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक। ये आपको इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारे अपूर्णांक के कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से आगे यूज करने वाला हूं, और ध्यान से समझो। अब बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे वायु से इतने अपूर्णांक वाले कांच की प्लेट में कोई प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इस सवाल में मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है कांच का अपूर्णांक। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, जैसे लिख रहा हूं ना ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख करके आना है। तो कांच का अपूर्णांक n बराबर क्या लिखोगे बेटा, 1.50। अगर 0 ना भी लगाएं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बढ़िया से क्लियर हो गया। फिर क्या करें, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी हमसे पूछा गया है कांच में प्रकाश की चाल, लेकिन मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल ये मुझे दिया है, निर्वात में मुझे प्रकाश की चाल दी गई है, निर्वात में मुझे प्रकाश की चाल दी है जो कि मुझे दी गई है। और ये होती क्या है निर्वात प्रकाश की चाल C, जो कि दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिख के आओगे बोर्ड एग्जाम में। फिर तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। तो तुम्हें लिखना क्या होगा, तुम्हें लिखना होगा कि माना कांच में प्रकाश की चाल, माना कांच में प्रकाश की चाल, माना कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, V मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी बेटा। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को, वाह क्या बात है। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। चलें आगे। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, कि अपूर्णांक बराबर है ना क्या, C बटे V, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। सर ये वैल्यू दी गई है 1.50। सर C की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸। सर V की वैल्यू कितनी दी गई है, निकालना है। सर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, तो सर V बराबर हो गया 3 ×
10 की घात 8 और सर इसको नीचे लेकर के चले जाओ। समझ गए? यहां लेके चले गए सर, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे ऊपर, तो सर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 300 गुणे 10 की घात 8। नीचे क्या लिखा है 150। सर कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। क्या आंसर आएगा, आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। बस आपको एक लाइन और लिखनी है कि अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होगी। बोलिए क्या समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो। अरे वाह क्या बात है, एक तरफ से हमारे बच्चे लिखते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू भाई, सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर आपके बोर्ड का टाइम गलत है, आप उसको सेट कर लीजिए। बेटा बोर्ड का टाइम नहीं गलत है, 15 का मतलब होता है 3। बोलो सारे बच्चों को क्लियर? वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके हमें करना होगा। मैं फिर आपसे बताता हूं क्या है हमारे पास क्वेश्चन, कि कांच का अपूर्णांक कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, माना कांच में प्रकाश की चाल हमारे पास v मीटर पर सेकंड है, हमने वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये वाला सवाल हमको दे देते हैं, और मैं ये सवाल दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल 100% देखने को मिलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब तो बोर्ड चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो पेपर बन गए। तो बच्चों 100% ये सवाल आएगा, और हाँ जी ये सवाल 100% आएगा। लो भाई हैक हो गया, हैकर है भाई हैकर। तो सर देखो ये हैक हो गया, और ये सवाल मैं 100% बोल रहा हूं कि तुम्हें 7 सेट में कम से कम 2 सेट में ये सवाल देखने को मिलेगा 100%। ठीक, चलो अब इसको लिखना कैसे है भैया, लिखना कैसे है? देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास लिखा है कि हीरे का अपूर्णांक इतना है, तो इस कथन का अभिप्राय क्या है ऐसा बोला गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नीचे यहाँ पे हल। ठीक, यहाँ हम उत्तर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, उत्तर लिख लेते हैं, क्योंकि एक कथन बेस्ड सवाल है। कह रहे हैं हीरे का अपूर्णांक इतना है, तो इस कथन का मतलब क्या है, टाइप करके मुझे बताओ फटाफट से। ठीक, टाइप करके मुझे फटाफट से बताओ क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, बोर्ड का टाइप गलत है, नहीं 16 लिखा है बेटा। चलो देखो अभी हमने क्या लिखा, मैंने लिखा कि तुम लोग टाइम पे क्यों जा रहे हो यार, क्लास को देखो ना चुपचाप। हीरे का अपूर्णांक कितना है, इतना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हीरे का अपूर्णांक, देखो कैसे लिखा है, हीरे का अपूर्णांक, क्या हीरे का अपूर्णांक, हीरे का अपूर्णांक कितना है बेटा, दिया गया 2.42 ये दिया गया है। ठीक, अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि n इज इक्वल टू सी बाई वी, n इज इक्वल टू सी बाई सी। तो सर C बाई V तो इसका मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल। तो सर हमने लिखा, अरे हमने लिखा, क्या लिखा, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग लिखते हैं, जिसको लिखते हैं C से। तो सर निर्वात में प्रकाश की जो चाल दिख रही है, और सर बाटे में, सर बाटे में सर लिखेंगे कि सर कांच में यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल। तो सर ये हमने लिख दिया कि हीरे में प्रकाश की चाल। कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज शाम 6 बजे क्लास के लिए तैयार हैं? जितने बच्चे तैयार हैं एक बार फायर इमोजी के साथ बताएंगे कि हाँ जी सर, आंधी आए तूफान, ज्ञानोदय की क्लास नहीं छूटनी चाहिए। तो चलो निर्वात में प्रकाश की चाल, अरे सर ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल, और बीच में बटे का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात इतना होगा। बस इसी बात को अपने को कथन में लिखना है। कैसे लिखना है कि भैया निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। कैसे लिखोगे, मैं लिख दूं, चलो देखो। तो लिखोगे इस कथन का अभिप्राय है कि, इस कथन का अभिप्राय है कि, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, इस कथन का अभिप्राय है कि
निर्वात में प्रकाश की चाल, बोलो क्लियर है क्या? तो सर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और हे शिपी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात, हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात, हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात, प्रकाश की चाल का अनुपात, चाल का अनुपात कितना है सर? कितना है? 2.42। बोलो क्लियर है क्या? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह, समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया ना? मैं कुछ भी जब बोलता हूं तो तुम लोगों के दांत क्यों निकलते हैं? क्या चल रहा है? तुम लोगों को हंसी आ रही है? अब मेरा मेरा पसीना छूट रहा है क्लास करने में, तुमको हंसी आ रही है? हे बोलो, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? बढ़िया। तो सर हम अच्छे से समझ गए कि इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। सवाल आएगा 100%। अगला सवाल अब हमारे पास में है लेंस से संबंधित। क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लिखो लिखो भैया, क्या दिया गया है? एक अवतल लेंस है, उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। ए बाबूराव, कौन सा लेंस है? अवतल, तो फोकस दूरी कैसी? माइनस में या प्लस में? सर माइनस में लिखेंगे, तो सर माइनस हो गया। बोलो क्लियर क्या? सर एक बिंब को, अरे सर ये बिंब क्या होता है? आज तक मैं प्रतिबिंब पढ़ा हूं। बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु। तो सर बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? ओरे मोरे भैया, ये तो यू पूछ लिया। ठीक, तो सर हमसे क्या पूछ लिया? यू को पूछ लिया कि भैया कितना दूर रखा जाए। समझ में आ रही बात? वी नहीं पूछा, यू पूछा। कह रहे इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो सर वी की वैल्यू कितनी आई? सर कितनी? 10। सर ये हो गई 10 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गई बात? अब फंस गए भैया, वी की वैल्यू को पीएच में लिखे कि माइनस में? अब तो क्लियरली नहीं समझ पा ले। तो सर देखो, अगर हमें ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो हमें एक चीज तो दिल और दिमाग में सेट करके बैठना पड़ेगा कि अगर अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस क्या करता है? ये हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कभी भी अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है। तो सर अगर हम अवतल लेंस को देखें तो सर कुछ ऐसा होता है, और अगर मैं अपनी वस्तु को यहां रखता हूं तो इसका प्रतिबिंब मुझे यहां पर छुटकू सा प्राप्त होता है। बोलो क्लियर बाबा? ठीक, इसका मतलब सर अगर आभासी प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाएगा तो सर इस बाई तरफ बनाएगा, और अगर बाई तरफ बनाएगा तो सर वी की वैल्यू को माइनस में लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आई क्या बात? कैसा लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। बोलो समझ आ रही है बात? क्लियर ना? बहुत अच्छे से। तो हमने क्या लिखा कि भैया अगर अवतल लेंस होता है तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अगर आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो सर अवतल लेंस बाई तरफ बनाएगा, अगर बाई तरफ बनाएगा तो सर सीधा बनेगा, यानी कि सर वो तो आभासी बनेगा। बोलो क्लियर? तो सर ये बात तो हमें पहले से पता चल गई। तो सर अभी अपन लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि माना, माना लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं। तो सर हम लोग यहां लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से। तो हमने लिखा लेंस सूत्र से। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आज सर इतने एग्रेशन में क्यों पढ़ा रहे हो? आज मैं 30 मिनट सो के आया हूं। सर लेंस सूत्र क्या होता है? सर 1/f, 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 1/u, 1/v, बीच में माइनस, ऐसा लिखा, टीचर काट के 0 नंबर देगा। बोलो समझ में आ रही है बात? अरे सर ऐसा का है, 0 का है देगा? क्योंकि बीच में जो माइनस लगाया है उसकी वजह से फॉर्मूला गलत है। प्लस होगा क्या? नहीं, ये जो बीच में माइनस होगा तो v यहां होना चाहिए और u यहां होना चाहिए, जो कि बच्चे सबसे बड़ी गलती करके आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और वो गलती तुम्हें नहीं करनी है। बोलो समझ गए? तो सर यहां पर माइनस होगा तो यहां v और यहां u होना चाहिए।
सर 1/f यानी माइनस का 15, 1/v सर माइनस का 10। u की वैल्यू यू डोंट नो। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये तो माइनस में लिखा है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सर इसको इधर लाए, ये हो गया प्लस में। सर माइनस का 1/10 लिखा है, ई जब उधर जाई तो सर प्लस में हो जाई। बोलो समझ गए यहां तक? यानी मैंने क्या देखा, ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया। सर ये माइनस में है, इधर ये गया तो प्लस में हो गया। और 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा सर? 10 और 15 का कितना होगा? 30। कैसे निकालते हैं सर? 10 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, जिससे कट रहा काट डालो। सर ये हमारे पास आएगा 5, ये आएगा सर 15। सर 3 से काटो, सर हमारे पास कितना आएगा? 5, और 5 से काट दो, 3 × 5 = 15, 15 दूना 30। और ये बात तो तुमने कक्षा 2 में सीखा होगा। बोलो समझ गए? तो सर हमें समझ में आ गया कि ये 30 कैसे आया। सर 1/u, 1/u। सर 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30, 10 × 30, 15 दूना 30। सर 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 u की वैल्यू तो 30 आ रही है, वो भी माइनस में। तो सर u की वैल्यू तो माइनस में 30 आ गई। सर ये कैसे हो गया? सर u की वैल्यू 30 कैसे आ गई? भाई u की वैल्यू कितनी आ गई? 30, वो भी माइनस में। सर माइनस में क्यों भाई? प्लस में होना चाहिए। नहीं भाई, u की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है? माइनस में होती है। बोलो क्लियर? अतः अतः बिंब को अतः बिंब को अतः बिंब को लेंस से अतः बिंब को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा, 30 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। बोलिए क्या ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? एक बार फटाफट से बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? तुम पीछे से क्यों चिल्ला रहे हो कि सर माइनस लगाओ, माइनस लगाओ? है इतनी देर से तुमको बता रहे हैं, समझ में नहीं आता कि यहां माइनस नहीं लगाते हैं, तब भी तुमको दिक्कत है। मुर्गा बन जाओ। तो सर ये माइनस नहीं लगाते हैं जब नीचे हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब दोबारा बोला, मुर्गा बनाने के साथ कान भी खड़ा कर दूंगा तुम्हारे दोनों ऐसे, ठीक है? तो सर माइनस नहीं लगाते इधर। चलो, तो सर अब हमसे और क्या पूछा? और क्या पूछा? और सर हमसे पूछा गया है क्या कि इसका आवर्धन भी बता दो। आवर्धन ये कैसे निकालते हैं? आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है v/u। छल जी हमारे छल ने I/O बताया है, आप हमको v/u क्यों बता रहे हो? भैया I/O तब लगाएंगे जब तुमको I और O पता हो। तुमको तो पता ही नहीं है कि I क्या है, O क्या है। तो ऐसे केस में तुम्हें V और U पता है ना, तो तुम ये वाला लगाओगे। सर F की वैल्यू M की वैल्यू v/u हो गया। सर M लिखा, अरे V की वैल्यू कितनी है भैया? V की वैल्यू अरे सर माइनस का 10, ई रहा भैया माइनस का 10। सर U की वैल्यू माइनस का 30, ये आ गया 30। सर M की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? सर वो आ गई माइनस माइनस प्लस। सर 1/3, 1/3। और सर 1/3 का मतलब क्या होता है? सर 1/3 का मतलब 0.33 इतना आ गया। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, सर मात्रक क्यों नहीं लगाए हो? सर मात्रक क्यों नहीं लगाए हो? चट्टा पड़ेगा गाल के नीचे, लाल हो जाएगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। लिख लो कॉपी पे इस बात को, ठीक है? कि आवर्धन क्या होता है? सर ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। बोलिए क्या समझ में आ गई इतनी बात? ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक होता ही नहीं है। 1 नंबर एमसीक्यू इस साल 2026 के सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखो ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? मात्रक विहीन। ज्यादा बोल गया, ज्यादा बोल गया। मामा जी तू तो गए हो, अब तू जेल जाएगा मामा। मैंने सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया बच्चों को, कहीं असत्य हो गया मामा, तू तो गए हो। बोलो समझ में आ गई क्या बात? इतनी बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई ना? और m की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी हमेशा, और साथ ही साथ में 1 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो छोटा होगा। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता वो कैसा बनता? वो बनता बड़ा। समझ गए? तो अगर 1 से बड़ा तो सर प्रतिबिंब बड़ा, 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा। बोलो क्या समझ गए?
यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या बात इतनी? एक बार फटाफट से बता दो। बेटा मैं तुम्हारे दुख दर्द सब दूर कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, समझ गए? तो सर ये इससे हमें पता चला कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, और चूंकि प्लस में आई है तो सर आभासी भी होगा, और सर साथ ही साथ में सीधा भी होगा। सर सीधा कैसे पता चला आपको? छोटा तो चलो आप बता दिए हैं कि एक से बड़ा है, आभासी आप बता दिए हैं कि प्लस में है, लेकिन ये सीधा कैसे बता दिए? अरे सीधा ऐसे बताया कि आभासी हमेशा सीधा होता है। और तुम्हें जो एहसास हो रहा है कि मैं बस सीधा हूं ना, बोर्ड पेपर के बाद तुम्हारा सर नीचे पैर ऊपर होगा। समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताओ। बढ़िया ना? समझ गए? सर विद्युत के कब कराओगे? अगले साल। अभी कराऊंगा 2 मिनट बाद। तुम लोग तो रोने लगते हो भैया। इधर आ जाओ, अगला सवाल। ये जो 2 सेंटीमीटर बिंब वाला सवाल है, इस साल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2025 में पूछा जा चुका है और ये सवाल एनसीईआरटी का है। इस साल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सवाल तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इस बात को नोट करके रख लो, ठीक है? और ये क्लास ज्यादा शेयर वेयर मत करना इधर उधर, हाँ पता चला कि दिक्कत हो जाए। तो हमने क्या लिखा कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है। कितना? कोई 2 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। इसका मतलब सर ई का दिए हैं। बिंब मतलब होता है वस्तु, तो सर ये हमको दिया गया है वस्तु की लंबाई। ई हमको दी गई है वस्तु की लंबाई, और सर वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। आज तो सर क्या आपने हमारी क्लास को आज शेयर किया? तो सर ओ की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं सर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसका मतलब सर एफ की वैल्यू कितनी? सर 10 सेंटीमीटर। अब भैया ओ तो हमेशा प्लस में हुए और एफ हमेशा माइनस और प्लस दोनों में हुए। अब हम क्या करें सर? प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं? तो सर सबसे पहले हमने देखा कि सर ये तो हमारे पास एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस देखते ही हम समझ गए कि एफ की वैल्यू इसमें कैसी होगी? प्लस में होगी। क्या समझ में आ रही है बात? सर ये प्लस में होगा। क्या सर प्लस लिखे या ना लिखे? मत लिखो, लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत यानी सीधी रखी है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी सर 15 सेंटीमीटर है। माइनस में लिखें कि प्लस में? माइनस में होता है हमेशा यू का वैल्यू। बोलो क्लियर? समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बताओ। बढ़िया ना? एकदम बहुत अच्छे से। आगे चलूं मैं अब? बढ़िया, चलो अब आगे देखो जरा। और पिछले सवाल का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 30। चलो अब यहां पे आ जाओ। तो सर हमने क्या देखा? हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति बता दो। तो भैया हमने सबसे पहले लिखा ऐसे, और फिर हमने लिखा लेंस सूत्र। क्या लिखा? लेंस सूत्र। और मैंने लेंस सूत्र का इस्तेमाल किया। तो सर लेंस सूत्र आता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/f 1/v माइनस में 1/u। सर f ये वैल्यू है 10 लिखा। v सर v यही तो पता है हमें, नहीं पता है। u की वैल्यू माइनस का 15। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 1/10। समझ गए? सर 1/15 इधर ले आओ, तो सर 1/10 हो जाएगा। 1/15 इधर ले आइए, तो सर 1/10 हो जाएगा। 1/15 इधर ले आइए। क्लियर हो रही इतनी बातें? फिर सर अब क्या करें? अब देखो सर इधर अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 हो गया। 10 तिया 30, 15 दूना 30, क्या गया? 1/v। ठीक सर 1/30 हो गया, और सर 1/v हो गया। इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ v की वैल्यू प्लस में आई है, क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा आभासी? एकदम लाइन से हर बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि वास्तविक बनेगा या आभासी। तुमने लिख तो दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वास्तविक बनेगा क्या आभासी? जल्दी बताओ। और दूसरी चीज सुन लो, अगर u का वैल्यू कम और v का वैल्यू ज्यादा आए तो समझ लेना प्रतिबिंब बड़ा बन जाए। बोलो समझ गए यहां तक?
u का वैल्यू कम, v का वैल्यू ज्यादा। अगर ऐसा है तो बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा ही होगा। समझ गए? अच्छा सर v की वैल्यू तो प्लस में है, और अगर प्लस में होता है तो सर हम समझ गए कि सर इस तरफ होगा। इसका मतलब है एक तरफ से बच्चे वास्तविक लिख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें आभासी भी लिख रहे हैं। मेरे लाला मेरी बात बहुत अच्छे से समझ डाला, वरना बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होला। देखो ये आ गया उत्तर लेंस, मेरी बात को एक बार गौर से समझ लो, रट्टा मत मार के बैठो। ये आ गया हमारे पास उत्तर लेंस। अगर v की वैल्यू प्लस में आई है तो इसका मतलब ये इस तरफ है, बहुत अच्छे से देख लो, ठीक। और अगर माइनस में है तो सर इस तरफ है, बहुत अच्छे से देख लो। और अगर ये प्लस में है इसका मतलब उस तरफ है, और अगर लेंस में उस तरफ है तो इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आभासी नहीं हो सकता। क्योंकि भैया लेंस में अपवर्तन की घटना पाई जाती है, इसलिए उस तरफ जाकर के प्रतिबिंब बन रहा है, यानी बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। तो सर v की वैल्यू आ गई 30, यानी सर हम समझ गए कि इसकी प्रकृति कैसी हो गई। प्रकृति हो गई बच्चों हमारे पास कैसी? सर प्रकृति हो गई हमारे पास वास्तविक। और वास्तविक के साथ साथ अगर यही लेंस होता और उसमें यही अगर दर्पण होता और उसमें अगर प्लस में आई होती तो सर दर्पण के उस तरह बन रहा है तो सर वो आभासी होता। फिर ये है लेंस, ठीक। तो सर वास्तविक और साथ साथ में वास्तविक तो होता है हमेशा उल्टा। सर हमने प्रकृति बता दी, स्थिति बताइए, स्थिति बताइए। सर स्थिति तो बहुत खराब है, 4 दिन बाद बोर्ड का पेपर है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। अरे नहीं पढ़ा है तो यूपी वाली सीरीज, मिशन 95 सीरीज फॉलो करिए और डेली ज्ञानोदय की क्लास देखिए लाइव। इस समय पर मोबाइल में तुम्हारे सिर्फ ज्ञानोदय ही होना चाहिए। स्थिति यानी सर ये लेंस से कितना दूर बनेगा? लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर उसके बाद अब आप बताइए मुझे कि इसका साइज कैसे निकालूं, साइज कैसे निकालूं? तो देखो तुम्हें ओ की वैल्यू दी गई है, इसलिए साइज निकालने के लिए अब तुम्हें डबल 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। कैसे? एक लिखोगे m बराबर होता है I अपॉन O, और एक होता है तुम्हारे पास m बराबर v अपॉन u। सर यहां माइनस नहीं लगा सकते ना, वो जो माइनस लगता है वो दर्पण में लगता है, ठीक। तो सर इन दोनों को मिला दो, तो सर इन दोनों को मिलाया तो हमने पाया इतना। सर I की वैल्यू तो ज्ञात करना है, O की वैल्यू सर 2 दिया गया है, देखो ना भैया, देखो देखो ना 2 दिया है। सर V की वैल्यू कितनी है? सर V की वैल्यू कितनी है? सर V की वैल्यू है 30, यह आ गया 30। सर U की वैल्यू कितनी है? सर U की वैल्यू है 15, सर 15। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताओ I की वैल्यू माइनस में आएगी कि प्लस में? चल जी सच्ची सच्ची बताओ, बिना कैलकुलेशन के बताना है तुम्हें, बस तुम्हें अपने दिमाग से सोचना है, प्लस में आएगा कि माइनस में? कमेंट करके बताओ, प्लस में कि माइनस में? जल्दी से, प्लस में आएगा कि माइनस में? देखते क्या बताते हो, देखते हो सबसे पहले कौन बताता है। रमेश का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार लिखने भी लगा है सर -4, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो अब सुनो बात, हमसे बोला गया ना कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भैया? प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास उल्टा, और अगर उल्टा बनेगा तो सर I की वैल्यू जो आएगी वो कैसी होगी? सर वो तो ऋणात्मक होगी। समझ में आई बात? कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक। सर इसको सॉल्व करो ना, सर कैंची गुणा करो ना, सर 15 कम 15, 15 दूना 30 करो ना। सर I बराबर कितना हो गया? I बराबर सर हमारे पास -4 हो गया, और -4 सेंटीमीटर माइनस ये बता रहा है कि बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है। तो सर हमने लिखा कि अतः प्रतिबिंब का आकार, अतः प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। क्या यहां तक क्लियर सारे बच्चों को? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, और सर ये प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा बन रहा है। क्यों सर बड़ा कैसे बन रहा है? कैसे पता आपको? क्योंकि देखो O की वैल्यू 2 है और I की वैल्यू 4 हो गई। अगला सवाल, अगला सवाल हमारी नजरों के सामने ये रहा। क्या कह रहे हैं जरा गौर से देखो, क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि भैया
2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता को ज्ञात करके बता दो। ठीक, कितना फोकस दूरी है? 2 मीटर फोकस दूरी है, यानी और मुझे लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो लेंस की क्षमता होती है सर, लेंस की क्षमता जो होती है सर वो क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है, फटाफट से बताओ। तो सर लेंस की क्षमता जो होती है सर वो होती है हमारे पास, लेंस की क्षमता जो होती है सर वो होती है हमारे पास P इज इक्वल टू सर 1/f, और एक फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f, ये होता है हमारे पास। सर ये जो फॉर्मूला दिखता है ऊपर वाला, ये तब लगाते हैं जब f हमारा कैसा हो? मीटर में हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो तब लगाते हैं जब f हमारा सेंटीमीटर में हो, तब। ठीक, तो इन दो फॉर्मूलों को अच्छे से आपको तैयार करना है। दूसरी चीज आपको दिल दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है कि जो आपके लेंस की क्षमता होती है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर। सर एक डायोप्टर होता है, दूसरा मात्रक और क्या होता है? सर इसका दूसरा मात्रक होता है प्रति मीटर। आज तक नहीं पूछा गया था कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर के अलावा क्या होता है। पिछले साल हमने 2 दिन पहले ऐसे, जैसे मैंने आज बोला ना कि जाओ तुम्हें तीसरे सेट का 5वां क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, वैसे ही मैंने पिछले साल बोला था कि जाओ तुम्हें पहला क्वेश्चन यही दिखेगा, और वो बात सत्य हो चुकी थी। पहला सवाल आप 2025 का सेट उठा के देख लो, तुम्हें यही वाला क्वेश्चन मिलेगा, और कभी नहीं पूछा गया था। ठीक, चले तो देखो जरा ध्यान से, इतनी बातें तो समझ में हमको बहुत अच्छे से आ गई। अब इन्होंने कहा कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। मैंने सबसे पहले लिखा कि भैया मुझे क्या दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई है। ठीक, और मुझे अवतल लेंस दिया गया तो इसलिए माइनस लगाओगे। ठीक, अब मुझे हल करना है, क्योंकि मीटर में फोकस दूरी दी गई है इसलिए P बराबर फॉर्मूला लगाओगे 1/f। समझ गए सर? 1 हो गया 2। ठीक, 1 हमारे पास कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्यों सर ये कैसे 2 कैसे हो गया? देखो ये 1 लिख दो, इसकी वैल्यू 2 लगा दो। सर 1/2 का मतलब होता है 0.5, 0.5, और ये पीछे डायोप्टर भी लगा दो, ये आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात? 0.5 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। और मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं वो लिख रहे हैं कि 0.5 डायोप्टर या 50 सेंटीमीटर। पगलेटो, वो 100/f वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें। वो फॉर्मूला तब लगता है जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दी गई होती है। समझ गए? और सर अगर मान लो हमें लेंस की क्षमता दी हो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो तुम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से समझो। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। सर अगर f का मान किलोमीटर में हो तो बेटा इतना तो फोकस दूरी नहीं हो सकती ना किसी भी लेंस की। हाँ, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? ठीक है सर, ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि भैया लेंस में आपकी आंखों में, जैसे मान लो ये आप मान लो चश्मे में लेंस लगा है, इसकी फोकस दूरी अगर 1 किलोमीटर हो जाएगी तो भैया ये लेंस कितना कम पावरफुल होगा, क्योंकि फोकस दूरी जितना ज्यादा होती है लेंस की क्षमता उतनी कम होती है। तुम्हें दिखेगा ही नहीं इस चश्मे से कुछ भी। ठीक, तो समझ गए इस बात को? चलिए अब इस सवाल को देखो क्या दिया गया है। वो कह रहे हैं एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कर दो। अब भैया ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल अब मैंने क्लास के बीच में न्यूमेरिकल्स में रखा है, तो तुम समझ लो फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो सर ये हमें दिख रहा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो तुम्हारे 2026 में आ सकता है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। समझ गए? तो देखो जरा ध्यान से, क्या कहा मैंने कि 2026 में यह सवाल तुम्हें देखने को मिल सकता है। चलिए तो बच्चों क्या पूछा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि एक डायोप्टर को परिभाषित कर दो। बच्चों देखो, अगर मैं देखूं तो मेरे पास P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, ये होता है। समझ गए? 1/f होता है। अगर बच्चों मैं एक काम करूं, मैं बोलूं कि f का मान 1 मीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी आएगी? 1 डायोप्टर। सवाल खत्म। ठीक, सवाल खत्म। बस यही बात मैं लिखूंगा कि अगर किसी भी लेंस की क्षमता 1 मीटर है
तो उसकी किसी भी लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर आएगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? सभी को समझ में आ गया? सर हमारे भाई ने आपको 4 साल पहले सब्सक्राइब किया था, लेकिन आप हमें अक्टूबर में मिले, रोने वाली इमोजी भेज रहे हो। भाई देखो, जब मिले तब, जब जागो तभी सवेरा। आज अगर तुम कहीं दूसरे चैनल पर पढ़ते हो, तुम्हें लग रहा है कि भैया हमें सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम आंख बंद करके भरोसा रखो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें ऊपर लेकर के ही जाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर f की वैल्यू 1 मीटर हो जाए, यदि f की वैल्यू तुम्हारे पास, यदि f का मान कितना हो, यदि f का मान कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, अगर f बराबर कितना हो जाए, 1 मीटर हो, अगर f का मान कितना हो, 1 मीटर हो, तो क्या होगा, तो p बराबर होगा 1/1, यानी p बराबर 1 डायोप्टर। इसका मतलब है किसी एकांक दूरी वाले किसी एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। समझ गए? यहां तक क्लियर हुआ? क्या परिभाषा बनी? परिभाषा बनी कि अतः, क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया है? किसी एकांक फोकस दूरी, एकांक मतलब एक अंक, है ना, या आप ऐसे लिख लो, किसी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 मीटर, लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। समझ गए? और एक पॉइंट और आप लिख करके आओगे बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि डिफरेंशियल अभी छोटी है, लिख करके आओगे कि अवतल लेंस के लिए, देखो ऐसे लिखना, अवतल लेंस के लिए, प्लीज थोड़ा इस बात को गौर से समझो, अवतल लेंस के लिए क्षमता P इज इक्वल टू, ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ये बात लिख करके जरूर आना। ठीक, और अगर उत्तल लेंस होगा, तो उत्तल लेंस के लिए, अगर उत्तल लेंस होगा तो सर उत्तल लेंस के लिए P की वैल्यू कैसी होगी, सर P की वैल्यू हमारी धनात्मक। क्या ये बातें आपको समझ में आई? एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर हुआ कुछ यहां तक? समझ में आया कुछ? पल्ले पड़ा कुछ? एक बार फटाफट से बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चों ने डिफिनेशन लिख करके भी बताया है, पर मैं बहुत सारे कुछ बच्चों से ना थोड़ा सा नाखुश हूं मैं। फिर सर क्या 100 सेंटीमीटर लेकर के भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर एकांक वाला ही बनाओ तो ज्यादा बेहतर लगता है। मैं कुछ बच्चों से नाखुश हूं, और मैं कुछ बच्चों से इसलिए नाखुश हूं क्योंकि उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और जो बच्चे हमसे नाखुश हैं कि सर कब आएगा विद्युत का न्यूमेरिकल, तो देखो इसके बाद ये रहा। ठीक, तो पहले देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या लिखा है कि हमसे बोला जा रहा है कि एक समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो +1 है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सवाल हमसे इस बार 2026 में मामा जी, तो सर ये हमारे पास 2026 में आ सकता है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? 2026 में आ सकता है। भाई ध्यान से सुन लो, 2026 में आ सकता है। ठीक है, देखो हमने क्या कहा कि समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो कितना है, +1 है। तो सर चूंकि हमें आवर्धन दिया गया है और आवर्धन हमें m बराबर दिया गया है +1। ठीक, अब देखो डिफिनेशन क्या बनेगी, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आवर्धन प्लस में होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा आभासी बनता है, और अगर 1 होता है तो सर इसका ये मतलब होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। बात खत्म, खत्म बात, इतनी सी बात है भैया। सर हमने क्या कहा, एक प्यारा सा नोट लिख लो, प्यारा सा नोट लिख लो, वापस कर देना कुछ समय बाद, बहुत महंगा है। देखो सर m की वैल्यू अगर आपकी 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर
m की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु होगी और जो प्रतिबिंब होगा दोनों बराबर होंगे। अगर m की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब जो वस्तु का आकार होगा और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो बराबर होगा। ठीक, यानी वस्तु और प्रतिबिंब का आकार आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे लिखो, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कैसा होगा, बराबर होगा। और अगर एक से छोटा हो जाए तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, वस्तु का आकार बड़ा होगा। और अगर आवर्धन कमान 1 से बड़ा हो जाए तो सर प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा और वस्तु छोटी होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। और अगर m का मान हमारा प्लस में हो जाए तो सर अगर प्लस में हो जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और अगर माइनस में हो जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गई बात, आराम से समझ में आ रहा होगा। तो चलो गौर से देखो, हमें ये दिख रहा है +1, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सदैव आभासी होता है। आभासी, और प्लस का मतलब क्या होता है, आभासी हो गया, 1 का मतलब क्या होता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आकार का होता है। ठीक, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को दिक्कत होगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, समझ गए? बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में। अब मैं आगे चलूं, चलो। तो सर ये रहा अब हमारे पास अगला सवाल। बिल्कुल भी मत घबराओ मेरे भैया, अगर कोई भी सवाल मुझे लगेगा कि और क्लास लेकर के आनी है, मैं और लेकर के आऊंगा, मैं हूं ना। लेकिन किसी चीज को जल्दबाजी में तो नहीं कर सकता, आप ही लोगों के लिए तो पढ़ा रहा हूं ना। और जब आप ही लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा, है ना। सारे बच्चों को क्लियर, बढ़िया एकदम। सर हमें लगता है कि आपके मामा जी ने आपको सारे सवाल बता दिए हैं। अंदर की बात अंदर रहने दो लाला, समझ गए, समझ गए इतनी बात, बहुत अच्छे से, बढ़िया। चलो, तो यहां तक हमें इतनी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आपको भी समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग इस सवाल पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करके बता दो। बेटा अगर दिक्कत होगी तो मैम की क्लास थोड़ा बढ़वा देंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक, हाँ अपना पावर है। किसी चालक में प्रति सेकंड, यानी बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इस सवाल में मुझे क्या दिया गया है, इस सवाल में मुझे दिया गया है कि प्रति सेकंड यानी कि समय दिया गया है, और वो क्या दिया गया है, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड दिया गया है। समझ में आ रही है बात, 1 सेकंड दिया गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है ना। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता दो, ऐसा पूछा गया है। सर n बराबर मुझे क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। ठीक, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, लेकिन सवाल थोड़ा अधूरा है। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, यह है हमारा सवाल। ठीक, चलो तो अभी फटाफट से आंसर करना है भाई आप सभी को। तो सर टी की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है सर हमारे पास 1 एम्पियर। तो ये हमने लिखा क्या, 1 एम्पियर। ओके, क्लियर हो गई तेरी बातें। चलो हमें इसको सॉल्व करना है। बच्चों हम क्या जानते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं।
मैं सारे फॉर्मूले एक बार फटाफट से सारे लिखूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, जितने आते जाएंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी होता है। जितने बच्चों को विज्ञान में फॉर्मूले में दिक्कत है सर्च करो, वो एक वीडियो मिलेगा उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास NE, सर्च कीजिए फॉर्मूला बाय साइंस फॉर्मूला बाय ज्ञानोदय, मिल जाएगा आपको वीडियो। इस क्लास के बाद सर्च कर लेना जब आपको टाइम मिले तो। Q इक्वल टू क्या होता है IT और Q इक्वल टू क्या होता है NE होता है। ठीक, पिछले साल गैप था पेपर्स के बीच में, हमने कराया था। बच्चों देखो, Q बराबर IT होता है, Q बराबर NE होता है। तो अभी हम क्या करें, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं? भाई मुझे दोनों को मिला करके लगाना होगा। कैसे लगाना होगा, मुझे इस तरीके से फॉर्मूला बनाना होगा कि NE ऐसे लिखना होगा कि चूंकि Q इक्वल टू होता है NE और Q इक्वल टू होता है IT, मैं इन दोनों को मिला देता हूं। तो जब दोनों को मिला दूंगा तो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा, I गुणे T। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। सर N की वैल्यू मुझे निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E की वैल्यू फिक्स होती है जो कि है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुलाम होता है, मतलब उसका मात्रक गुलाम होता है, लेकिन एक उसमें इलेक्ट्रॉन पे अगर आवेश बात करें तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। सर आई की वैल्यू की बात करें सर 1 दिया गया है, टी की वैल्यू की बात करें तो सर 1 दिया गया है। सर अब हम देखें तो सर हमें पता चल रहा है कि सर 1 से 1 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर ये नीचे लेकर के जाओ तो सर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो जाएगा। बोलो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? ऐसा ही सवाल तुम्हें मिलेगा। ठीक, बढ़िया। चलो अब देखो फिर क्या करते हैं, ये नीचे लिखा है इसको ऊपर ले जाओ, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो। तो सर n बराबर आएगा 10/16 और 10 की घात 19 को ऊपर ले गए तो सर ये हो गया प्लस में। ठीक, सर 10/16 को हम 5/8 लिख सकते हैं, 2 से काट दो, 2 पंची 10, 2 अट्ठे 16। सर 5/8 और गुणे 10 की घात कितना हो गया, 16 हो गया। 5/8 अब 5 लिखिए, 8 से भाग करिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको देखो करके दिखा दूं, देखो अभी दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लिया, 8 छंग 48, 6 2 5 मिलेगा। अभी देखना सर 8 छंग 48, सर 2 आया, फिर एक 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16 हो गया, सर फिर 4 आया, 8 पंचे 40 हो जाएगा। सर हमारे पास आंसर आया 0.625 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की घात सर हो गया हमारे पास 19। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? कितना हो गया 10 की घात, 10 की घात हो गया 19। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से, जब कभी भी हम दशमलव को यहां से यहां ले जाते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं हम लोग, दशमलव को जब इधर से इधर ले जाएंगे तो ये जितनी भी घात होगी उसमें से हम एक घटाएंगे, जितने अंक खिसकाएंगे उतना ही घटाएंगे। तो सर एक घटा दो। सर क्यों घटा रहे हो, क्योंकि हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि जब हम लोग, सर आप हर बार 6 क्लास की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मैं क्लास 6 से पढ़ना चालू किया था ना। सर यहाँ पे अगर दशमलव होता है और यहाँ लेकर के जाते हैं तो सर हम एक नॉन जीरो नंबर के बाद लगाते हैं, तो इसको हम लोग मानक रूप बोलते हैं। ठीक, तो सर यहाँ होना चाहिए, और जब हम घड़ी की सीधी दिशा में ऐसे चलते हैं तो जैसे समय घटता है वैसे इसकी घात भी घटती है बच्चों, समझ गए? तो सर हमारे पास आंसर आया 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाता है 18, और इसका मात्रक कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, क्यों? क्योंकि सर n का कोई मात्रक होता ही नहीं है। यहां तक सारे बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस मैं लिख दूंगा कि अतः प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 की घात 18। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? सर आज मेरे दोस्त की डैश हो गई इसलिए मैं पूरी क्लास नहीं ले पा रहा हूं, प्लीज टेक केयर, आप अपना भी ध्यान रखो बेटा। सर यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसमें 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। वेरी गुड शशांक द्विवेदी, बहुत अच्छा है। सर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फोकस माइनस में क्यों लिया? क्वेश्चन नंबर 2 का फोकस माइनस में क्यों लिया? अगर माइनस में लिया है तो जाहिर सी बात है कि वह एक अवतल दर्पण होगा, इसीलिए लिया है। ठीक, बढ़िया, एकदम सारे बच्चों को क्लियर, बहुत अच्छे से। सर आपके मामा कहाँ रहते हैं? मेरे मामा बताता हूं, मेरे मामा जो यूपी बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड, उसके बाहर जो रोड है ना उसके पास में उनकी कब्र बनी हुई है, उसी में रहते हैं। रात में निकलते हैं कब्र से और फिर जाते हैं, सब पेपर पर देख के फिर चले आते हैं, समझ गए?
कब्र के अंदर रहते मामा, हमारे मामा ही नहीं है बेटा। चले आगे। क्लियर है? चचेरे मामा है, वो है बेटा यूपी बोर्ड में। देखो इधर, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़िया। तो सर Q इक्वल टू हो गया हमारे पास IT और सर Q इक्वल टू हो गया हमारे पास NE। ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों ने लगा लिए। अब कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और मेरी बातों को थोड़ा नोट करना। सर N का कोई मात्रक नहीं, Q का मात्रक सर कुलाम हो जाता है क्योंकि सर ये एक प्रकार का आवेश है। सर I का मात्रक एम्पियर हो जाता है क्योंकि सर ये तो धारा है। ठीक है सर। उसके बाद T का मात्रक सर सेकंड होता है, अगर कभी भी मिनट में दिया होगा तो हम उसको 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बोलो सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? बढ़िया। चलो आगे चलता हूं। अब अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर दो। यह सवाल 2023 में पूछा गया था। अब प्लीज थोड़ा गौर से समझना। इस सवाल में मुझे दिया गया है केवल Q की वैल्यू और मुझसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली है। ध्यान से देखो, हमें दिया गया है Q इक्वल टू 1 कूलाम, और ध्यान से देखिएगा क्योंकि करना इसको आपको है। तो सर 1 कूलाम, सर Q का वैल्यू, Q का फॉर्मूला होता है Ne बराबर में 1 हो गया। ठीक सर, N हो गया। फिर उसके बाद सर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक, फिर सर हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको नीचे ले जाओ बेटा, यही सवाल तुम्हें 2-2 नंबर में मिलेंगे। ठीक सर, 1 हो गया, ये हम नीचे ले गए। और सर इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, अभी हमने पिछले सवाल में भी किया है, तो आंसर आता है हमारे पास 6.25 गुणे 10 की घात 18। जैसे पिछले सवाल में सॉल्व किया वैसे यहां भी करना है। ठीक, तो ये सवाल हमारा कंफर्म है। ओके चलो, अब आते हैं हम लोग इस सवाल की तरफ, क्योंकि उसमें मैंने इसलिए टाइम नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी हम बता चुके थे एक बार। देखो अब यहां पे बच्चों क्या है कि एक विद्युत बल्ब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों मामा जी, आएगा क्या? ए मामा जी जल्दी से बताइए। तो भैया जरा गौर से देखिएगा, ये सवाल तुम्हें 2026 में देखने को मिल सकता है। बोलो क्या समझ में आ रही बात? तो बच्चों देखो, अगर एक विद्युत बल्ब है 20 मिनट के लिए, यानी समय हमें T बराबर दिया गया है 20 मिनट, समझ गए? ये हमें T बराबर दिया है, ये भैया हमको दे रखा गया है। कितना दे रखा गया? 20 मिनट। कह रहा है इतने एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि मुझे I बराबर कितना दिया गया है? मुझे I बराबर दिया है 0.25, इतना एम्पियर। मुझसे क्या पूछा जा रहा? मुझसे पूछा जा रहा है कि धारा लेता है तो आवेश की गणना करके बता दो। चलो अब मुझे आप आवेश की गणना करके बता दो कि क्या होगा हमारा आंसर। फटाफट से बताओ सारे बच्चे, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 150 कूलाम, कुछ कह रहे हैं कि हमारा 300 होगा, कुछ कह रहे हैं सर 5 कूलाम होगा। फटाफट से बताओ क्या होगा। नहीं बेटा, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे पैसे नहीं रखने, बोर्ड ने ऐसी कोई नोटिस नहीं जारी की है। बोर्ड ऐसा क्यों करेगा? किसने कह दिया आपने कि किसने कह दिया आपसे कि कॉपी पे पैसे रखने? किसने कह दिया आपसे? पता नहीं आप लोग कौन से वीडियोस देख लेते हो यूट्यूब के ऊपर और कुछ भी आप भरोसा कर लेते हो। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? हमने कभी आपसे ऐसा कहा? हाँ सर कितने पैसे रखने हैं कॉपी में, ऐसे ऐसे सवाल करते हो यार। हाँ? अगर ज़्यादा है तो बताओ भाई, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे कोई कोर्स परचेज कर लो बस। हाँ ज़्यादा अगर पैसे है भाई आपके पास, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, है ना? ना आपको कोई कोर्स परचेज करना, अभी चुपचाप पढ़ाई करो, आराम से पढ़ा रहा हूँ ठीक अच्छे से। चलो देखो, तो मैंने क्या कहा, मुझे बोला जा रहा है कि भैया आप Q की वैल्यू बता दो। तो Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I गुणे T होता है। तो सर Q बराबर हो गया I गुणे T, तो सर I बराबर 0.25, सर T बराबर 20, पॉइंट हटा करके 0 बढ़ा देंगे। सर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, काट दिया सर 5 कूलाम आएगा। अगर ऐसा करके बोर्ड के एग्जाम में तुम आए, टीचर काट देगा ऐसे पूरा, ऐसे बहुत ध्यान से देखो, टीचर काट के ऐसे काटेगा और उसके बाद ये तुम्हारा
काट दिया जाएगा, यानी कि ऐसे काट दिया जाएगा और 0 नंबर दिया जाएगा। ठीक, अगर ऐसे करके आए तो ये काट दिया जाएगा। सर क्या गलती हो गई हमसे, सर क्या गलती हो गई हमसे, बताता हूं क्या गलती हो गई। अभी मैंने कहा कि भैया टी की वैल्यू 20 मिनट है, तो मिनट नहीं होना चाहिए बल्कि सेकंड होना चाहिए। सब लिखने लगे गलत है गलत है। तुम बहादुर हो, मेरे पढ़ाने के तरीके गलत है, समझो। ऐसे पढ़ाएंगे जब, तभी तुम्हें गलत और सही का एहसास पता चलेगा। ठीक, तो अगर ऐसा लिख के आता है तो काट देंगे। और आप नोटिस कर रहे होंगे आज मैं पूरे दिन में, जब जितनी देर से क्लास कर रहा हूं, चौथी बार आज मैंने ऐसा किया है। मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूं कि कहां तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, और ये काम तुम्हें नहीं करना है बेटा। ठीक है, चलो तो अब हमें कैसे करना होगा, हमें करना होगा Q = IT फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन इसको मुझे पहले 20 और फिर मुझे 60 से गुणा करना होगा। तो सर ये 1200 आ जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा, समझ गए। तो सर अब हमारे पास I की वैल्यू 0.25, ये सर हमारे पास 1200 सेकंड हो जाएगा। पॉइंट हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो काट देंगे, सर 25 गुणे 12 हो जाएगा। आंसर सर हमारे पास 300 कूलाम आ जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? एक बार फटाफट से बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बढ़िया। एक्स कितना आंसर आ जाएगा? 300 कूलाम हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, अब कुछ बच्चे 300 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 3000 लिख रहे हैं। भाई तुम्हें गुणा करना भी नहीं आ रहा है क्या? अगर 25 को तुम 4 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 100, और फिर 3 उसको 3 से गुणा कर तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 300। ठीक है, बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 कूलाम। बाकी जिसको डाउट है वो गुणा करके भी देख सकता है। चलो अब ये सवाल देखो, ये जो तुम्हें आर वाला सवाल दिख रहा है, खींचने खींचने वाला, ये सवाल तुम्हें इस बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इस तरीके से तुम्हारे लिए ये सवाल क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, और ये सवाल भी तुम्हें 2026 में देखने को मिल सकता है। ठीक, अब गौर से देखो पहले क्या कह रहा है ये सवाल, और ये सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखो, एक तांबे के तार का प्रतिरोध कितना है? आर है। ठीक है, एक तांबे का तार है, उस तार का प्रतिरोध कितना है? आर है। तो कैसे लिखोगे? देखो यहां लिखते हैं हल। हमसे कहा जा रहा है कि एक तांबे के तार का प्रतिरोध आर है, अगर खींच करके लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध उसके वास्तविक प्रतिरोध के पदों में ज्ञात करो। यानी आपको नया प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन उसको वास्तविक प्रतिरोध के रूप में ज्ञात करना है। समझ गए? चलो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक तार है, तो हमने लिखा कि माना तार की लंबाई, माना तार की लंबाई कितनी है? L है, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या होता है बेटा? जैसे तार है अगर, तो ये इसकी ये वाला क्षेत्रफल है ना, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है बेटा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ऐसा हमसे बोला गया है। अच्छा, अब इन्होंने कहा था कि तार को खींचा गया। अब जब तार को खींचेंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक, क्योंकि लंबाई भी निर्भर नहीं करता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो सर आर बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है रो और L/A, ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला। समझ गए? ठीक, तो अब मुझे फिर क्या बोला जा रहा है? मुझसे कहा जा रहा है तार को खींचकर, प्लीज ध्यान से समझना, खींचने की बात बोली है, कुछ और तार नहीं जोड़ा गया उसमें। तार को खींचकर लंबाई दोगुना बोली ना, यानी लंबाई 12 कर दो, और उसका क्षेत्रफल कितना कर दो? उसका क्षेत्रफल A/2, क्योंकि जब लंबाई को डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगा, अगर लंबाई को आधा करोगे तो ये डबल हो जाएगा। तो सर तार को खींचकर लंबाई को 12 कर देते हैं और क्षेत्रफल A/2 कर दिया जाता है, या कर दिया जाए, तब क्या होगा? तब इसका जो नया प्रतिरोध आएगा, तब तार का जो नया प्रतिरोध आएगा सर वो R' बराबर क्या होगा? रो, फिर उसके बाद L की जगह लिखेंगे हम लोग 2L, और यहां लिखेंगे हम A/2, ऐसे लिखेंगे। ये दो ऊपर लेकर के चले जाओ, ये दो ऊपर लेकर के चले जाओ, तो सर ये हो जाएगा रो, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 4L, और बटे में हो जाएगा हमारे पास A। ठीक,
क्योंकि इसका इससे गुणा हो जाएगा। सर 4 को बाहर लिख लो, 4 को लिख लिया बाहर, फिर हमारे पास बचा रो और फिर L बटे ए। सर ये रो L बटे ए, सर आप इसको क्या लिखते हो, आप इसको लिखते हो R, देखो ऊपर दिया गया है। तो सर जो नया प्रतिरोध होगा वो पहले प्रतिरोध की तुलना में 4 गुना बढ़ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, और इतना जो सवाल जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, ये सवाल तुम्हारा 2025 में भी आ चुका है। मुझे करते करते ये पता चला कि मैंने इसको कराया भी है। ठीक, 2025 का यह प्रश्न है, समझ गए। तो सर हम लोग लिखेंगे कि अतः, इंपॉर्टेंट है बेटा, अतः तार को खींचने पर, अतः तार को खींचने पर जो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। सवाल बहुत आसान है, 4 नंबर का भी ये सवाल है बेटा। कितने मार्क्स का सवाल है ये सवाल? 4 मार्क्स का है। समझ गए इस बात को? बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बढ़िया एकदम, वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ में आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, बढ़िया से चीजें क्लियर हो गई। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना? आगे चलूं मैं अब? बहुत अच्छा। सर और कैसे सवाल बन सकता है? एक और ऐसे सवाल बन सकता है कि तार को खींचकर लंबाई को आधा कर दिया जाता है, तो वहां पे जो प्रतिरोध होता है वो पहले की तुलना में 1/4 हो जाता है। ठीक, यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से। सर मेरे एडमिट कार्ड में मैथमेटिक्स की जगह पे होम साइंस हो गया है। बेटा स्कूल से संपर्क कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, स्कूल से आप संपर्क कर लो, स्कूल में सही हो जाएगा, और ये स्कूल की ही गलती है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अगला सवाल हमारे पास में क्या है? अगला सवाल देखो, अब हमारे पास कहा जा रहा है हमसे कि 2 ओम, फिर कहा जा रहा है 3 ओम, फिर कहा जा रहा है 5 ओम के प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन के दोनों सिरों पर, संयोजन के दोनों सिरों पर 30 ओम, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, तो आपको बताना है कि प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर क्या होगा। ठीक, समझ में आ रही बात? प्रत्येक सिरे के बीच में विभवांतर क्या होगा। चलो देखो कैसे कहा जा रहा है। इन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले, ये सवाल भी 4 नंबर का है, ध्यान से देखो, हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं। ये हमारे पास कितने प्रतिरोधक हैं? हमारे पास 3 प्रतिरोधक हैं। एक हमारे पास 2 ओम है, फिर हमारे पास 3 ओम है, और सर फिर हमारे पास 5 ओम है। क्लियर? इनको जोड़ दिया जाता है एक बैटरी से, और उस बैटरी में 30 वोल्ट का विभवांतर है, यानी 30 वोल्ट का विभवांतर है, ऐसा बोला जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक तार के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करके बता दो। तो अगर मैं ऐसा ज्ञात कर लूं कि प्रत्येक तार के सिरे पे कितनी धारा बहती हुई जा रही है तो काम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हल करते हैं, और हम ये निकालते हैं कि कितनी धारा बह रही है टोटल बैटरी से। ठीक, और फिर उस धारा को मैं इससे गुणा करूंगा, इससे गुणा करूंगा, इससे गुणा करूंगा, हर एक प्रतिरोधक के पास हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा? हमारा विभवांतर ज्ञात हो जाएगा। तो मैंने लिखा कि क्योंकि ये हमारे जो प्रतिरोध दिए गए वो श्रेणी क्रम में है, तो मैं लिखूंगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा बताओ? मेरे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? मेरे पास तुल्य प्रतिरोध आएगा R बराबर, फॉर्मूला क्या लगेगा? R1 R2 प्लस R3। सर ये वैल्यू मुझे दी गई है 2, 3 और 5। ठीक, यही तो दिया गया है। सर हमें जोड़ करके कितना पता चल रहा है तुल्य प्रतिरोध? सर आ रहा है हमारे पास 10 ओम। अब मुझे निकालना है कि बैटरी से कितनी धारा निकलेगी पहले, तो मैंने लिखा कि बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा। सर बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर होगा V बटे R। सर V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू कितनी है? सर V की वैल्यू है 30, है ना? R की वैल्यू कितनी है? सर R की वैल्यू है 10। सर I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर।
यानी 3 एम्पियर की धारा बेटा इससे निकल करके यहां से बहते हुए जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इतनी बात बहुत अच्छे से। चलो, अब जब 3 एम्पियर की धारा बहती हुई जाएगी, अब मैं क्या करूं सर? यहां तो हो गया। अब सुनो, अब मुझे निकालना है पहले प्रतिरोधक या पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभव या विभवांतर। V1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे? I गुणे R1। ये ओम का नियम कहता है ना, V बराबर IR होता है, 1 1 लगा दो। सर I की वैल्यू कितनी है सर? 3। R1 की वैल्यू कितनी है? 2। यानी कितना आ गया? 6 वोल्ट। कितना हो गया? 6 वोल्ट। सर उसके बाद दूसरे, अब पहले के बाद दूसरे कर दो। दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर यानी कि V2, ये क्या हो जाएगा? IR2। सर I की वैल्यू इस बार 3, फिर 3 और सर उसके बाद R2 की वैल्यू 3। सर ये 9 वोल्ट हो गया। ठीक, फिर सर तीसरे के पास निकालो। तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सर ये क्या आएगा? ये आएगा V3, ये हो जाएगा IR3, है ना। तो सर I की वैल्यू 3 है, R3 की वैल्यू 5 है, 5 से कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। अब आप दिमाग लगाओ कि ये तीनों जोड़ के कितना आ रहा है? 30। ये देखो 30, यानी मेरा आंसर क्या है? एकदम बेस्ट है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओगे। बढ़िया, बहुत अच्छे से। अरे बेटा, इतनी क्लास में मैं कैसे पहचान पाऊंगा कौन सा बच्चा हमारे हमसे कितने लंबे समय से पढ़ रहा है यार, कौन सा बच्चा हमारे बैच से जुड़ा है, कौन सा बच्चा हमारे यूट्यूब से जुड़ा है? कैसे पहचान पाऊंगा, है ना बेटा? हाँ, ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां तक आराम से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास आता है एक और सवाल, ये वाला। जरा गौर से देखो क्या लिखा है हमारे पास। कह रहे हैं कि 4 ओम प्रतिरोधक, 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या बोला जा रहा है कि प्रति सेकंड, या सॉरी 4 ओम प्रतिरोधक, यानी अगर इस सवाल में हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि R बराबर कितना है? 4 ओम दिया गया है, दिया गया। फिर मुझे दिया गया उष्मा कितनी? 100 जूल, यानी कि सर हमें W दी गई है, कितना? सर हमें दिया गया है 100 जूल। समझ गए? यहां तक इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर कह रहे हैं प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर दो। सर हमें V की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि आप मुझे ये बता दो कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो देखो V बराबर कई फॉर्मूले होते हैं। एक होता है W/Q। अब W/Q तो नहीं लगेगा। क्यों सर, ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि W तो पता है, पर क्यों नहीं पता। एक फॉर्मूला होता है W बराबर VIT। अब इसमें I नहीं पता तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। सर V बराबर होता है I² RT। सर ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मुझे R तो पता है पर I नहीं पता। ठीक, फिर उसके बाद V² डिवाइडेड बाई R इंटू T, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, तो अब मैंने देखा कि हमारे पास ये क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, क्या लिख रहे हैं? W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, राइट। और यहां पर VQ, फॉर्मूला सही लिखा था ऊपर वाला, पर नीचे यहाँ पे V लिख दिया था ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि W इज इक्वल टू, क्योंकि W बराबर मुझे दिया गया है 100 जूल, और सर फॉर्मूला लग गया V² डिवाइडेड बाई R इंटू में T बराबर में 100। ठीक, सर V की वैल्यू ज्ञात करनी है, R की वैल्यू 4 दी गई है, T की वैल्यू कितनी है? क्योंकि इन्होंने कहा है प्रति सेकंड, इसका मतलब T की वैल्यू 1 होगी, बराबर में 100। तो सर V², इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो गया? 400, यानी V बराबर √400, और √400 का मतलब 20 होता है। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट। इस तरीके से हमने V की वैल्यू को निकाला। अब बताओ क्लियर इतनी बात? बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई इतनी बात।
समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फटाफट से बता दो सारे बच्चों को। क्लियर? चले आगे। एक लड़का बहुत देर से क्या कर रहा है, एक आईडी से आता है और बार बार लिखता है सर टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं तो 1 मिनट बात भी नहीं कर रहा हूँ, 1 सेकंड भी बात नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा है बार बार ताकि सर को थोड़ा डिस्टरबेंस हो, सर थोड़ा सा झुलाएं, सर कुछ बोलें, फिर हम उसकी रील काटें, है ना। सर को आया गुस्सा क्लास में, भाई हमें पढ़ाने दो। मैं तुम्हें 3 आईडी से ब्लॉक कर चुका हूँ इतनी देर पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अभी चौथी से आओगे तो फिर चौथी से भी उड़ा दिए जाओगे। तुम आईडी बनाते रहोगे दिन भर, चुपचाप पढ़ाई कर लो, बोर्ड पेपर तुम्हारा सर पे है, ठीक है। चले अच्छा सर क्या उस्मा को एच नहीं लिख सकते? बिल्कुल ठीक। चले तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, यहां तक सभी को समझ में आ रही होंगी इतनी बातें। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं एक छोटा सा सवाल कि क्या आप चाहते हो कि एक ऐसी क्लास आपको मैं लेकर के आऊं, एक ऐसी क्लास मैं आप लोगों को दूं जिसमें मैं केवल और केवल विद्युत पे आधारित कम से कम आपको 30-35 क्वेश्चन करा दूं? क्या आप ऐसा चाहते हो? और अगर आपको टेंशन हो रही है किसी चीज की तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें हर चीज पहले भी पढ़ा चुका हूं और मैं हर चीज तुम्हें और भी मैं पढ़ाऊंगा जब तक आपका बोर्ड पेपर नहीं हो जाएगा। तो अभी हमारी इंग्लिश की क्लास, सॉरी हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है। आपकी दिव्यांशी मैम आई हैं और दिव्यांशी मैम अब आपको क्लास कराएंगी। तो मैम आएंगे प्लीज, आ जाइए, इसी क्लास में पढ़ा दो हिंदी। तो बच्चों अभी देखिए 6 बज चुका है और 6 बजे हम लोगों की हिंदी संपूर्ण व्याकरण की क्लास होनी थी। तो जैसे ही ये क्लास ओवर होगी हम लोग अपना संपूर्ण व्याकरण की क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, बहुत पढ़ा दिया है इस क्लास में हमने ठीक है। तो बहुत अभी इस क्लास को ये यहाँ पर समाप्त करेंगे बच्चों, और ये वाली क्लास अभी हम लोगों की जस्ट 5 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। ओके हाँ, और सभी लोगों को आना है और मिल करके जैसे आज सुबह 10 बजे क्लास किए थे वैसे ही ये संपूर्ण हिंदी यानी संपूर्ण व्याकरण हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके तो मिलते हैं अभी जस्ट 5 मिनट के बाद। अगर किसी बच्चे का ये वाला क्लास आधा अधूरा छूटा है तो इसको यहीं पे छोड़ दो, जब हिंदी की क्लास हो जाए तो उसके बाद उसको पूरा कर लेना, क्योंकि हिंदी का पेपर पहले है। तो हिंदी को आप अगर कोई चीज छूटने मत दो। अगर साइंस छूट रही है, कोई दूसरा सब्जेक्ट छूट रहा है तो तुम उसकी टेंशन मत लो। अभी तुम सिर्फ हिंदी पे फोकस करो, जो मैम आपको पढ़ा रही है उसके ऊपर फोकस करो। ओके सो मिलते हैं, और इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल की क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सारे विद्युत के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से और कराऊंगा, चाहे वो क्लास मुझे रिकॉर्डेड ही क्यों ना देनी पड़े। ठीक कि मैं जैसे मैम की क्लास जब चल रही होगी तो मैं दूसरे स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर लूंगा, तो फिर उसको मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर समय की कमी है, हम एक साथ सारे लाइव नहीं चला पाएंगे तो हम उसको रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पढ़ना है, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, ठीक है। तो मैम अभी आपकी क्लास इसके बाद स्टार्ट होगी, तो जस्ट 5 मिनट के बाद ये वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, वेलकम।